Hi juniors and welcome back to Humanities by Saurabh. So today we are going to do once again our class 12th ISC history chapter number 9, that is Cold War from 1945 to 1991, its origin, end and impact. तो बेसिकली इस चैप्टर को मैं आप लोगों को बिल्कुल 2D सिलेबस पढ़ाऊंगा जो कि हमारे CISCE ने प्रोवाइड कर रखा है। ऑफ कोर्स बुक्स में हम लोगों को ये चैप्टर जब भी दिखता है तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो कितना कॉम्प्लेक्स और हार्ड चैप्टर है हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री का, बहुत लेंदी है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। पिछले कुछ सालों में बहुत सी चीज़ें इस चैप्टर से ऑलरेडी रिड्यूस हो चुकी हैं, तो अब हमें 2D सिलेबस ही कोल्ड वॉर को पढ़ना है, बिकॉज एग्जाम्स में तो सिर्फ वही ना आएगा जो सिलेबस में है, तो एक्स्ट्रा पढ़ के तो कुछ एज सच फ़ायदा है नहीं। ऑफ कोर्स नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्यूचर में काम आता है। इसी वजह से मैं आप लोगों को जो चीज़ें अब सिलेबस में नहीं है वो भी पढ़ाऊँगा, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन जो भी मैं बोर्ड के ऊपर लिखूंगा वो सारी चीज़ें सिलेबस की ही होंगी। ऑफ कोर्स मैं बता दिया करूंगा कि ये चीज़ सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो ये जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बिकॉज एट द एंड एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करने में हेल्पफुल होता है। और वैसे लास्ट में इस वीडियो लेक्चर के मैं अपने हैंड रिटन नोट्स को भी रीड आउट करूँगा, तो उससे आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगा। इसी वजह से एंड तक जुड़े रहना, और साथ ही साथ मैं मैप का भी एक्सप्लेनेशन करूँगा, और जो भी कंट्रीज़ इस पर्टिकुलर कोल्ड वॉर वाले चैप्टर में आएंगी उनको मैं मैप के ऊपर बढ़िया से मतलब समझा दूंगा आपको, लाइक जैसे मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया था। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द कोल्ड वॉर चैप्टर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म कोल्ड वॉर? आप लोगों को जब ये पहली बार सुनने को मिला होगा तो ऐसा फील तो हुआ होगा, कोल्ड वॉर इसका मतलब ठंडी लड़ाई। तो क्या ये ठंड के मौसम में कंट्रीज ने लड़ाई लड़ी थी, या फिर अंटार्कटिका जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है वहाँ जाके लड़ाई लड़ी थी? इसका नाम है क्यों कोल्ड वॉर? देखो ऐसा कुछ नहीं है कि ठंडी में लड़ाई हुई थी। कोल्ड वॉर इसका नाम इसलिए है बिकॉज ये एक हॉट वॉर नहीं था। तो हॉट वॉर क्या होता है? हॉट वॉर का मतलब होता है जब कंट्रीज एक्चुअली में एक दूसरे से लड़ती हैं। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने देखा था कि कैसे जर्मनी, ब्रिटेन, यूएसएसआर, जापान, इटली, ये सब एक दूसरे के ऊपर बॉम्बिंग कर रहे थे, अपने अपने एयरक्राफ्ट से डिफरेंट वेपनरीज लॉन्च कर रहे थे, गन्स चला रहे थे, टैंक्स भेज रहे थे, टेरिटरीज ऑक्यूपाई कर रहे थे, और भी बहुत सारी चीज़ हमने देखी थी। तो वो होता है हॉट वॉर, जब कंट्रीज एक दूसरे से एक्चुअली में लड़ते हैं। लेकिन कोल्ड वॉर में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कंट्रीज एक दूसरे से लड़ नहीं रहे थे, बस एक दूसरे के टुवर्ड्स एक एनिमिटी थी, है ना। मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी कि दो दोस्त हैं, ठीक है, उन दोनों दोस्तों के बीच में एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेके दरार आ जाती है। तो ऑफ कोर्स वो दोनों तो दोस्त रहे हैं पास्ट में, तो अब एक दूसरे से सामने आके तो झगड़ा कर नहीं सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के टुवर्ड्स कंपटीशन स्टार्ट कर देते हैं कि कौन ज़्यादा मार्क्स लाता है, कौन पढ़ाई में ज़्यादा आगे है। बस वही यहाँ पे हुआ था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही रहा होगा। देखो तो ये कोल्ड वॉर है क्या? इस पर्टिकुलर टर्म का मतलब है आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। क्या आप लोगों को याद है स्पेनिश सिविल वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जो मैंने आप लोगों को बताया था, वॉर ऑफ इज्म? वो भी क्या था? एक आइडियोलॉजिकली कॉन्फ्लिक्ट तो था बिटवीन द डिक्टेटरशिप एंड कम्युनिज्म। वही तो हुआ था। जनरल फ्रांको, जिनको जर्मनी इटली सपोर्ट कर रही थी, वर्सेस दी रिपब्लिकन्स जो कि कम्युनिस्ट थे, जिनको यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था। तो वो क्या था? आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट ही तो था। उससे आप लोग यहाँ कनेक्ट कर लो। यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था। कौन सी दो आइडियोलॉजीज के बीच में? तो कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी के बीच में, ठीक है। और ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ क्या था कि इसको हमें कोल्ड वॉर नाम देना पड़ा, बिकॉज यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर्स हो रहे थे। नाउ व्हाट इज दिस प्रॉक्सी वॉर्स? यानी कि वही मैं दोस्तों वाले एग्जाम्पल से कंटिन्यू करता हूँ। जैसे मान लो दो दोस्त हैं, अब वो दोनों दोस्त खुद तो लड़ नहीं सकते, लेकिन जब उनके दोस्तों की एक दूसरे में लड़ाई हो रही है, मान लो एक दोस्त ए है और एक दोस्त बी है। अब ए का दोस्त है सी और बी का दोस्त है डी,
ठीक है ना। अब जब सी और डी की लड़ाई हो रही है तो ए और बी अपने अपने दोस्तों को इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे, तो ये क्या हो गया, ए और बी के बीच में भी तो झगड़ा हो गया, भले सी और डी की झगड़ा हो रहा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, आई एम सो सॉरी, बट अभी यहाँ पे मैं एक्चुअली में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मान लो नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम लड़ रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम लड़ रहे हैं। अब यहाँ नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट कर रहा है यूएसएसआर, साउथ वियतनाम को सपोर्ट कर रहा है यूएसए, तो क्या हो गया, यहाँ पे इनडायरेक्ट वॉर हुआ कि नहीं, उसी को तो प्रॉक्सी वॉर कह रहे हैं। मतलब लड़ाई कर रहे हैं ये नॉर्थ और साउथ वियतनाम, लेकिन उनको सपोर्ट कर रहे हैं यूएसए यूएसएसआर, है ना। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज इन दोनों को एक दूसरे से दुश्मनी है, और जब दुश्मनी है तो ऑफ कोर्स ये सामने सामने तो लड़ नहीं सकते, बिकॉज इनको भी पता है कि जब ये दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे तो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, और न्यूक्लियर वॉर होगा तो दोनों का तबाही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा। अभी मैं आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाऊंगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। वैसे तो एक हॉस्टाइल रिलेशन था इनके बीच में, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में एक खौफ बैठा हुआ था लोगों के मन में या कंट्रीज के बीच में कि अरे अब तो थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो सकता है कभी भी इन दोनों के बीच में, है ना। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ था इनके बीच में कभी भी, यानी इनडायरेक्टली ही ये कंट्रीज टू कंट्रीज लड़ रहे थे, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन एक बार हुआ था क्यूबा में, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जब मैं आपको समझाऊंगा तो उस टाइम बताऊंगा। तो बेसिकली मान के चलो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी 1971 में, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, मैंने पढ़ाया था इंडिया फॉरेन पॉलिसी में। तो बस उस टाइम क्या हुआ था, इंडिया को यूएसएसआर ने सपोर्ट किया था और पाकिस्तान को यूएसए ने सपोर्ट किया था। अब इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के डायरेक्ट दुश्मन है, एक दूसरे के साथ हॉट वॉर लड़ रहे थे, लेकिन चूंकि उस टाइम कोल्ड वॉर का पीरियड था 1971 के टाइम पे, तो हुआ क्या, यहाँ पे यूएसए और यूएसएसआर इन दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स को पकड़ लिया और उनको सपोर्ट किया। तो ये क्या हो गया, एक इनडायरेक्ट वॉर इन दोनों के बीच में भी तो हुआ, वही है प्रॉक्सी वॉर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कोल्ड वॉर टर्म का मतलब क्या हो गया, तो अगर आप लोगों से कोई पूछेगा अब कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म कोल्ड वॉर, तो आप लोग क्या बताओगे, कोल्ड वॉर इज अ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंट्रीज, मेनली यूएसए एंड यूएसएसआर। किस लिए, तो यहाँ पे कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी इन दोनों के बीच में किसकी सुप्रीमेसी होगी, ठीक है, कौन जीतेगा, कौन आगे बढ़ेगा, कौन सी कंट्री ज़्यादा यहाँ पे एडवांसमेंट कर पाएगी, ज़्यादा कंट्रीज का सपोर्ट जीत पाएगी, ठीक है, उन्हीं सबका बेसिकली कंपटीशन था। अब यहाँ पे अगर मैं आपको इस चैप्टर का बैकग्राउंड दूं तो देखो हुआ क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आप लोगों को पता है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था तो हमने एज अ कॉन्सिक्वेंस उसमें बहुत सी चीज़ें देखी थी। क्या हुआ था, यूरोपियन हेजिमनी खत्म हो गई थी, यानी कि जो इतनी सारी यूरोपियन कंट्रीज इतने सालों से डोमिनेट करते आ रही थी पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, यानी कि वर्ल्ड को, वो क्या कर जाती हैं, डिक्लाइन कर जाती हैं, उनकी इकोनॉमी यहाँ पे बर्बाद हो जाती है। लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब थी ना कंट्रीज, और क्या होने लगता है, डीकोलोनाइजेशन हो जाता है, यानी कि अब न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज आ जाती हैं, मैंने पिछले ही चैप्टर में आपको बताया था। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो अब दो कंट्रीज का राइज देखने को मिलता है जिनको हम लोग सुपर पावर्स नाम देते हैं, ठीक है। अब बायपोलैरिटी स्टार्ट हो जाती है, क्या मैंने नाम दिया है इसका, ऑफ कोर्स मैंने नाम नहीं दिया है, बायपोलैरिटी, बायपोलैरिटी यानी कि बायपोलर वर्ल्ड हो जाता है। बायपोलर का मतलब है यहाँ पे दो कंट्रीज आ जाती हैं जो कि सुपर पावर्स कहला रही हैं, ठीक है, एक यूएसए जो कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा था, है ना, कैपिटलिस्ट ब्लॉक को लीड कर रहा था, और एक तरफ यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, जो कि कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहा था और कम्युनिस्ट ब्लॉक को लीड कर रहा था। यानी कि जो कंट्रीज कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रही थी वो कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा बन रही थी, और जो कंट्रीज यहाँ पे कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रही थी वो यहाँ कैपिटलिस्ट ब्लॉक का पार्ट बन रही थी। अब यूरोप भी दो हिस्सों में बढ़ चुका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। यूरोप यानी कि वेस्ट एंड ईस्ट, अब वेस्ट और ईस्ट में तो आपको कंफ्यूजन नहीं ना होगा, डायरेक्शंस तो आपको ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं पता ही होंगे, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो जो वेस्टर्न हिस्सा था जो अमेरिका के पास था वो पूरा का पूरा यूरोप क्या हो गया, कैपिटलाइज हो गया, जबकि जो ईस्टर्न हिस्सा था यूरोप का जो यूएसएसआर के पास था, मैप में आप लोग अच्छे से देखना जब मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा तो क्या होता है यहाँ पे, वो कम्युनिस्ट्स बन जाते हैं, यानी कि उन सारे कंट्रीज में कम्युनिज्म आ जाता है।
ठीक है, जबरदस्ती लाया जाता है यूएसएसआर के द्वारा, वो अभी मैं यहाँ जब पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा आपको। तो क्या होता है, ये टू हॉस्टाइल कैंप्स का डिवीजन हो जाता है, एक वेस्ट और एक ईस्ट। ठीक है, अब ये चीज मैं थोड़ा रीड कर देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। Cold War was an ideological conflict between two groups, as not an actual war, but it was a situation of rivalry and strained relations because USA and USSR were dominating in the world politics. यहाँ पे कंपटीशन किस चीज के लिए स्टार्ट हो गया था? कॉम्पिटिशन्स फॉर न्यूक्लियर वेपन्स एंड अदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, यानी कि कौन स्पेस में ज्यादा आगे रहेगा। यानी कोल्ड वॉर का मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई एक्चुअल वॉर नहीं था, ये सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था दो ग्रुप्स के बीच में। यहाँ पे ये दोनों ग्रुप्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अराइज हुए थे और इन दोनों के बीच में एक सिचुएशन ऑफ राइवलरी थी, इन दोनों का स्ट्रेन रिलेशन था, यानी कि दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स एनिमिटी दिखा रहे थे। यूएसए और यूएसएसआर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कॉम्पिटिशन कर रहे थे न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, यानी कि किसके पास ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन से उसके लिए दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे और दोनों ही यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के टुवर्ड्स बढ़ रहे थे, यानी कि कौन ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे होगा उसके लिए भी एक कंपटीशन चल रही थी। अब यहाँ पे हुआ क्या था बेसिकली कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर सुपर पावर्स इमर्ज्ड एंड बायपोलैरिटी बिगिंस, यानी कि आप लोगों को अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं तो जो बायपोलैरिटी था वो 1991 तक चला था, यानी कि जब तक यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट नहीं हो गया और कम्युनिज्म पूरे तरीके से खत्म नहीं हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे यूनिपोलर वर्ल्ड स्टार्ट हो गया था, यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यूएसए का डोमिनेंस इन दी वर्ल्ड। लेकिन फिर उसके बाद मल्टीपोलर वर्ल्ड आज के टाइम पे चल रहा है। मल्टीपोलर का मतलब है यानी कि एक कंट्री कोई नहीं है या दो कंट्री कोई नहीं है जो कि पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रही है। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज का आज के टाइम पे हमें हेजीमनी देखने को मिलता है, लाइक देयर इज जापान, ब्रिटेन, यूएसए, रशिया, इंडिया, ब्राज़ील और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि अब धीरे धीरे राइज कर रहे हैं पावर में। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि पावर ब्लॉक्स डिवाइड हो गए थे। पहला था यूएसए लेड कैपिटलिस्ट या डेमोक्रेटिक ब्लॉक विद द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड सेकंड वाज यूएसएसआर लेड कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट ब्लॉक विद द ईस्टर्न यूरोपियन एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज। और जो बाकी बचे कंट्रीज थे यानी कि जो दोनों ही ब्लॉक्स का हिस्सा नहीं थे, अदर लेफ्ट ओवर नेशंस ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका एडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट टू रिमेन न्यूट्रल एज थर्ड वर्ल्ड। यानी कि ये वैसे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को इंडिया का इंस्टेंस बताऊं कि इंडिया का क्या सिचुएशन था कोल्ड वॉर के टाइम पे, तो इट वाज फॉलोइंग नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, है ना। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का ये हिस्सा था और इसी के साथ बहुत सारे और भी कंट्रीज थे जो कि किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है, दोनों के साथ अच्छे फ्रेंड रिलेशन मेंटेन रखते हैं। और यहाँ पे उनको हम लोग क्या रेफर करते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है। बेसिकली ये तीसरा कोई पावर ब्लॉक नहीं था, बस इनका ये था कि हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, अपने सॉवरेनिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है। चलो, तो अब अपना मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विथ आवर टॉपिक नंबर 1 ऑफ द चैप्टर कोल्ड वॉर। चलो, तो सबसे पहले है एंड ऑफ वार टाइम यूनिटी, यानी कि कैसे जो एक यूनिटी थी एलाइज के बीच में वो खत्म होती है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। बेसिकली हमें यहाँ पे इन सभी चीज़ों के थ्रू कॉजेज पढ़ना है कोल्ड वॉर का। तो इसका हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, दैट इज कॉजेज ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है। मैं CW लिख रहा हूँ, क्या थे, तो उसी में हम लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़नी है इन द टॉपिक नंबर 1 एंड ऑफ वार टाइम यूनिटी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को अगर रिकनेक्ट करूं तो हमने क्या देखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो एलाइज थे यानी कि एलाइड पावर अगेंस्ट एक्सेस, उनमें ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए एंड सोवियत यूनियन थे। अब यहाँ पे फ्रांस को लिबरेट करने के बाद फ्रॉम जर्मनी के ऊपर अटैक होता है दो साइड से। मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिखाया था ना कि इधर वेस्ट से ब्रिटेन और अमेरिका कंबाइंड फोर्सेस अटैक कर रहे थे
और इधर ईस्ट से यूएसएसआर जर्मनी के ऊपर अटैक कर रहा था। और फाइनली जर्मन एडवांसमेंट होता है इन दी बैटल ऑफ बल्ज इधर से, जिसमें कि ये जो ब्रिटेन और अमेरिका है जर्मन आर्मी को हरा देते हैं, लेकिन उधर ही वो लोग इंगेज हो गए थे। इसके चक्कर में यहाँ यूएसएसआर पहले पहुंच जाता है इधर बर्लिन तक, और बर्लिन तक पहुंच के यहाँ पे आधा जर्मनी को और बर्लिन को ऑक्युपाई कर लेता है, और ये लोग इधर वेस्ट वाले जर्मनी को ऑक्युपाई कर पाते हैं। ठीक है, उस टाइम पे यूएसएसआर कह रहा था कि पूरा का पूरा जर्मनी और बर्लिन मेरा होना चाहिए, लेकिन इन लोगों का कहना था कि नहीं, हमारा भी तो कंट्रीब्यूशन था, हमने भी तो वेस्ट से अटैक किया था, तभी तो जर्मनी हारा, इस वजह से हमारा भी हक बनता है जर्मनी के ऊपर। ठीक है, तो वही हम लोग देखते हैं कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि आफ्टर द वॉर यहाँ पे हम लोग जर्मनी को बांट लेंगे। ठीक है, आपस में, बिकॉज वॉर खत्म होने में टाइम लग गया था ना, जापान हार मान नहीं रहा था, और जापान के ऊपर जब बॉम्बिंग की गई तभी तो वो हारा हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अगस्त 1945 में। और जो बॉम्बिंग की थी ना यूएसए ने, उसके बारे में उसने, ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन को तो बताया था, लेकिन इसकी यूएसएसआर को कोई जानकारी ही नहीं थी। यानी स्टेलिन को, उस टाइम के जो यूएसएसआर के प्रीमियर थे जोसेफ स्टेलिन, उनको ऐसा लगा कि यूएसए ने हमसे बिना बताए, जबकि हम भी तो एलाइज का हिस्सा है, जापान के ऊपर एटम बम गिरा दिया। और एटम बम उस टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ थी, बिकॉज बहुत से कंट्रीज ने तो वो पहली बार देखा था, है ना, कि न्यूक्लियर पावर जैसा भी कुछ होता है और इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। तो इससे यूएसएसआर को शक हो गया था यूएसए के ऊपर कि इसके पास कितना पावर हो सकता है, हमें भी अपने वेपनरी को डेवलप करना होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दिखानी होगी इन कंपैरिजन टू यूएसए। तो बस इसी के बाद ये जो यूएसएसआर था वो सस्पिशियस हो गया यूएसए के टुवर्ड्स, और यूएसए ब्रिटेन क्यों गुस्सा थे, जर्मनी के ऑक्यूपेशन को लेके यूएसएसआर से। तो इन लोगों के बीच में ना एक कंफ्यूजन डेवलप हो गया, है ना, एक हॉस्टिलिटी डेवलप हो गई इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से। अब चलो उसको थोड़ा डीप में पढ़ते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस हुए थे आफ्टर और ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसमें हम लोग सबसे पहले अगर देखें तो कौन कौन से कंट्रीज प्रेजेंट थे याल्टा में। याल्टा एक जगह का नाम है जो कि क्रीमिया में आता है। क्रीमिया इज बेसिकली इन यूक्रेन, और यूक्रेन उस टाइम पे यूएसएसआर का ही पार्ट था। तो याल्टा कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे यूएसए, यूएसएसआर और ब्रिटेन, ये तीनों कंट्रीज प्रेजेंट थे, यानी कि विंस्टन चर्चिल, रूजवेल्ट एंड स्टेलिन, ये तीनों थे। ठीक है, और ये फरवरी 1945 का था, मैंने आपको बता दिया। अब ये याल्टा कॉन्फ्रेंस में क्या क्या डिसीजंस लिए गए थे वो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे पहले कहा गया दैट जर्मनी का डिवीजन होगा, और जर्मनी का ही नहीं, जर्मनी के कैपिटल बर्लिन का भी डिवीजन होगा। मैंने आप लोगों को जब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ाया था तो उसमें ये वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैसे पूरे जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था, और ये 4 हिस्से किनके पास गए थे, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और यूएसएसआर। ठीक है, अब उसमें से इन तीनों ने अपने वाले जोन को एक कर लिया था और डेमोक्रेटिक जोन बना दिया था, और बाकी जो जर्मनी था यूएसएसआर के पास ईस्ट वाला, वो यहाँ पे कम्युनिस्ट बन गया था। वैसे ही यहाँ पे था बर्लिन। ठीक है, बर्लिन कहाँ था, ईस्ट जर्मनी में था, यानी कि जो जर्मनी यूएसएसआर के पास था, और वो बर्लिन भी यहाँ पे 4 हिस्सों में डिवाइडेड था, बस जर्मनी की ही तरह। और ये 3 हिस्सों को मिला के ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने डेमोक्रेटिक बना रखा था, और बाकी ये वाला ईस्ट बर्लिन जो है वो कम्युनिस्ट था। तो ये वाला अरेंजमेंट हमने देखने को मिला था, बहुत ईजी है। फिर उसके बाद यही सेम चीज़ डिसाइड की गई थी कि ऑस्ट्रिया और वीना, यानी कि ऑस्ट्रिया के कैपिटल के साथ भी किया जाएगा। ठीक है, यही सेम डिवीजन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, बिकॉज ऑस्ट्रिया को भी उस टाइम पे स्टार्टिंग में देखा जा रहा था कि हाँ, ये भी तो जर्मनी का ही एक पार्ट था। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, विच विल रिप्लेस लीग ऑफ नेशन। ठीक है, और एक ये नया पीस बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन होगा पूरे कंट्री में, जो कि पीस बनाए रखेगा। ठीक है, आगे थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो वो इंश्योर करेगा, और कंट्रीज के बीच में यहाँ पे एग्रेसिवनेस को प्रिवेंट करेगा। ठीक है,
तो यूएनओ का फॉर्मेशन भी यहाँ पे डिसाइड हो गया था। एंड देन लास्ट यहाँ पे ईस्टर्न यूरोपियन डिक्लेरेशन हुआ था, यानी कि कहा गया था कि जो ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, वहाँ पे इलेक्शंस होंगे, ठीक है, इलेक्शंस होंगे और उन इलेक्शंस के थ्रू ही लोग डिसाइड करेंगे कि वहाँ पे कौन सी सरकार आएगी, ठीक है, नेशनलिस्ट यानी कि डेमोक्रेटिक सरकार आएगी या कम्युनिस्ट सरकार आएगी, ठीक है। इसी को कहा गया था ईस्टर्न यूरोपियन डिक्लेरेशन। लेकिन अब यही पॉइंट डिस्प्यूट वाला है, क्यों हुआ क्या? बेसिकली यहाँ पे जर्मनी था और जर्मनी के इधर जितने भी कंट्रीज थे उन सबको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने यानी हिटलर ने ऑक्युपाई कर लिया था। हमने देखा ही था वो सारी चीज़ें। और इधर था हमारा यूएसएसआर। अब यूएसएसआर इधर अंदर आया था और इधर पूरे एरिया को ऑक्युपाई कर लिया था, इंक्लूडिंग ईस्ट जर्मनी। अब इन पूरी एरिया को ऑक्युपाई करने के बाद ये बोला गया था कि यूएसएसआर को अपना कंट्रोल इन कंट्रीज के ऊपर से हटाना पड़ेगा, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर से, और वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट कराने होंगे और इलेक्शंस के थ्रू ही यहाँ पे डिसाइड होगा कि वहाँ पे किसकी सरकार रहेगी। दैट वाज द ईस्टर्न यूरोपियन डिक्लेरेशन। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ये हो गया, डिस्प्यूट ये हो गया कि जो यूएसएसआर था उसने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया इस चीज़ को। और यहाँ होता क्या है, कम्युनिज्म को बढ़ावा दिया जाता है और एग्रेसिव मीन्स से यानी फोर्सफुली इन कंट्रीज में कम्युनिस्ट सरकार को बैठा दिया जाता है, कम्युनिस्ट सरकार को बता दिया जाता है। उसी को कहा जाता है इन दी टॉपिक नंबर टू एक्सपेंशन ऑफ यूएसएसआर इन द ईस्ट यूरोप। यहाँ पे 1945 से 48 तक जितने भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे वहाँ पे यूएसएसआर ने फोर्सफुली कम्युनिस्ट सरकार को बैठा दिया था, ठीक है। यानी कि वहाँ के जितने भी कम्युनिस्ट सपोर्टर्स थे उन्होंने एक मिलिट्री कूप कर दिया था, ठीक है, लाइक इन द रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंड, हंगरी, अल्बानिया एंड यूगोस्लाविया, ठीक है। ये सारे के सारे तुम लोग कह सकते हो कि कम्युनिस्ट कंट्रीज बन चुके थे और ईस्टर्न ब्लॉक का पार्ट हो चुके थे, यानी यूएसएसआर के साथ जुड़ चुके थे, ठीक है। अगर यहाँ यूगोस्लाविया की बात करें तो वो पूरे तरीके से इसका पार्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ पे कम्युनिज्म था अंडर मार्शल टीटो। और यूगोस्लाविया वैसे मैं बता दूं कि 1918 में आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फॉर्म हुआ था और ये डिसइंटीग्रेट हुआ था 1991-92 के दौरान, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था। और इसमें से भी बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट नेशंस निकले थे, ठीक है। इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बाल्टिक स्टेट्स सच एज बॉस्निया, हेरेजेगोविना एंड लाइक दैट। ये सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया। चलो, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इतने पे ही यूएसएसआर नहीं रुका था, इसने कम्युनिस्ट कूप भी करवाया था इन दी चेस्लोस्लोवाकिया। नाउ चेस्लोस्लोवाकिया, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, का कम्युनिस्ट कूप कब हुआ था? फरवरी 1948 में। अब चेस्लोस्लोवाकिया को ऐसा माना जाता था कि वो एक न्यूट्रल कंट्री है बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट, बिकॉज मान लो ये वेस्टर्न कंट्रीज थी, ये ईस्टर्न कंट्रीज थी और बीच में चेस्लोस्लोवाकिया था जो कि उस टाइम पे न्यूट्रल था, ना वहाँ पे डेमोक्रेसी था ना वहाँ पे कम्युनिज्म था। बेसिकली वहाँ पे एक कोएलिशन गवर्नमेंट थी दोनों की। लेकिन जब इलेक्शंस होने थे तो इलेक्शंस के पहले ही कम्युनिस्ट जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे कूप कर दिया और सारे डेमोक्रेटिक या नेशनलिस्ट पॉलिटिशियंस को, मिनिस्टर्स को पोस्ट से रिजाइन करवा दिया, ठीक है। और चेस्लोस्लोवाकिया का होल्ड यहाँ पे ले लिया। और इससे क्या हो गया था कि अब चेस्लोस्लोवाकिया एक न्यूट्रल कंट्री नहीं रही थी और ये जो एक बफर स्टेट की तरह काम कर रहा था वो खत्म हो गया और ये भी अब ईस्टर्न का पार्ट बन गया। तो इससे क्या हो गया कि अब वेस्ट और ईस्ट के बीच में एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो गया, यानी कि अब जो आयरन कर्टेन था वो पूरा हो गया। आयरन कर्टेन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ यूरोप था वो कंप्लीट हो गया था, ठीक है। बिकॉज चेस्लोस्लोवाकिया के जाते ही यहाँ पे अब क्या हुआ, जो वेस्ट और ईस्ट था उनके बीच में एक डिवीजन बन गया था, ठीक है। दैट इज नोन एज द आयरन कर्टेन। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर लोग आए पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस पे, तो पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस था याल्टा के बाद अगस्त 1945 में हुआ था। यानी कि आप लोग कह सकते हो कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो इसमें क्या डिसाइड किया गया था कि जो
जर्मन नाजी पार्टी है, जर्मन नाजी पार्टी है, उसको बैन कर दिया जाए। क्यों बैन किया जाए? क्योंकि वही यहाँ पे वॉर के क्रिमिनल्स थे, उन्हीं की वजह से वॉर स्टार्ट हुई थी। जर्मनी को, हम लोगों को यानी एलाइज को कंपनसेशन पे करना होगा, ठीक है, कंपनसेशन पे करना होगा। फिर से वही ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की तरह चीज़ें इसके साथ की गई, लेकिन हाँ उतने हाई लेवल पे नहीं की गई थी। बस इस बार इसको डिवाइड करके और ज़्यादातर ऐसे ही छोड़ दिया गया था। अगर हम लोग थोड़ा डीप में एनालिसिस करें तो जर्मनी का जो वेस्टर्न हिस्सा था वो डेवलप कर रहा था, यानी जो अमेरिका ब्रिटेन इन सब कंट्री था, लेकिन जो ईस्टर्न हिस्सा था जर्मनी का वो उतना फ्लरिश नहीं कर रहा था। उल्टा उसका जो वेल्थ है वो यूएसएसआर एक्सप्लॉइट कर रहा था अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। ये एक डिफरेंस हमें देखने को मिला था जर्मनी में। इसी वजह से बाद में हम लोग देखेंगे कि कैसे ईस्ट वाले लोग वेस्ट के थ्रूअर्ड्स माइग्रेट कर रहे थे, भाग रहे थे, और उसी से गुस्सा होकर यूएसएसआर ने फिर बर्लिन वॉल, बर्लिन ब्लॉकेड, ये सारी चीज़ें की थी। नाउ एटॉमिक बॉम्ब्स की बात करें तो वो यूएसए ने जापान के ऊपर गिरा दिया था, ठीक है, अगस्त 1945 में, और उसका कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था यूएसएसआर को। इसके वजह से यूएसएसआर जो है वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया था कि कितना ज़्यादा यूएसए के पास यहाँ पे वेपनरी है, उसका हमको कोई आइडिया तो है ही नहीं। यूएसए ने यहाँ खुद पूरे के पूरे वॉर के विक्ट्री का क्रेडिट ले लिया है, हमारा तो कोई क्रेडिट रहा ही नहीं अब इसमें, ठीक है। यूएसएसआर का ऐसा कहना था बेसिकली। तो पोस्टन कॉन्फ्रेंस में यही टॉपिक्स हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो इसी में आ जाता है ट्रूमन डॉक्ट्राइन। अब ये भी एक बहुत बड़ा कॉज था ऑफ द कोल्ड वॉर, या फिर कह सकते हो एंड ऑफ वॉर टाइम यूनिटी टॉपिक का एक मेजर पोर्शन है जो कि आपको याद रखना है। इसमें क्या हुआ था, तो बेसिकली मार्च 1947 में यहाँ पे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे हैरी एस ट्रूमन, वो रूजवेल्ट के बाद प्रेसिडेंट बने थे। और बेसिकली इनको तुम लोग कह सकते हो ना कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत इंटरफेयर करते थे, इनको बहुत मज़ा आता था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने में। तो हुआ क्या, इन्होंने डिक्लेयर किया दैट ही विल प्रोवाइड इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एड टू ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज। सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज को यूएसए इकोनॉमिक और मिलिट्री एड प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट अथॉरिटेरियन रूल। अब जब ये चीज़ आप कहोगे कि हम अथॉरिटेरियन रूल के खिलाफ यहाँ पे सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज को इकोनॉमिक और मिलिट्री प्रोवाइड करेंगे, तो ऑफ कोर्स यूएसएसआर तो इससे गुस्सा होगा ही, बिकॉज ये इनडायरेक्टली कम्युनिज्म के ही अगेंस्ट था, ठीक है। और साथ ही साथ इन ट्रूमन जी ने ही नेशनल गवर्नमेंट्स को सपोर्ट किया था इन द ग्रीस एंड टर्की। यही दो एक्सेप्शन वाली कंट्रीज थी जिनके अंदर कम्युनिज्म नहीं आया था, जबकि ये ईस्ट यूरोप में लाई करती थी, ठीक है, ईस्ट यूरोप में लाई करती थी। क्यों? बिकॉज ग्रीस और टर्की के नेशनल गवर्नमेंट को यूएसए ने सपोर्ट किया था और कम्युनिस्ट कूप के अगेंस्ट बचाया था, ठीक है। तो ये याद रखना। एंड इसके बाद फिर आता है मार्शल प्लान यूएसए लाता है, ठीक है। मार्शल प्लान जून 1947 में आया था, और ये यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम था। ये बेसिकली पूरे यूरोप के लिए आया था, इसमें कोई वेस्ट ईस्ट नहीं था, लेकिन वेस्ट ईस्ट इसमें कर दिया गया था। कैसे? तो जब यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम आया तो इसमें कहा गया कि क्योंकि यूरोप अब इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गया है पहले से, तो उसको दोबारा से क्यों ना रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, यानी उसके इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। इस वजह से इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करना था मार्शल प्लान का काम टू दी ऑल यूरोपियन नेशंस। तो यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम का सब कोई पार्ट बन सकता था, लेकिन यहाँ यूएसएसआर ने अपने ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस को मार्शल प्लान लेने से मना कर दिया, ठीक है। तो इसी वजह से सिर्फ इसको वेस्टर्न कंट्रीज ने ही सपोर्ट किया था। फिर इसके बाद आता है मोलोटोव प्लान कब का था? 1947 का था, ठीक है, 1947 का था। ईयर बस याद रख लो, अगर मंथ नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, ठीक है। मोलोटोव प्लान 1947 का था। ये क्या था? तो बेसिकली ये यूएसएसआर के द्वारा लाया गया था इन
रिएक्शन टू मार्शल प्लान, यानी कि आप जब वेस्टर्न कंट्रीज के लिए कुछ कर रहे हो तो हम भी अपनी ईस्टर्न कंट्रीज के लिए कुछ करेंगे, ऐसा यूएसएसआर ने कहा था। तो बस उसी के तहत यहाँ पे मोलोटोव प्लान लाया गया था, और मोलोटोव प्लान के थ्रू यूएसएसआर ने हेल्प डायरेक्ट किया था टू द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज टू रिकवर, यानी कि अब यहाँ पे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का भी इकोनॉमी रिकवर करने की बात की गई थी थ्रू दिस मोलोटोव प्लान बाय यूएसएसआर। ठीक है, और यहाँ पे कैसे हम लोग इंप्रूव करेंगे? थ्रू अ सिस्टम ऑफ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट समझ में आ रहा है? यानी कि बायलैटरल ट्रेड होगा, दोनों तरफ से यहाँ पे जो सामान है उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलेगा फ्रीली विदाउट एनी ड्यूटीज ऑन दी एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स जो लगते हैं। तो इससे क्या होगा? इनडायरेक्टली यूएसएसआर का कंट्रोल आ जाएगा ऑन दी इकोनॉमी ऑफ दीज नेशंस, जिनको क्या कहा जाता था? सैटेलाइट स्टेट्स कहा जाता था। ये जितने भी कंट्रीज थे ना, इनको सैटेलाइट स्टेट्स कहा जाता था ऑफ यूएसएसआर। ठीक ना, कॉमन कॉल, ठीक है, कॉमन कॉल ऑफ 1949, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस। काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस 1949 में यूएसएसआर ही लाया था, और ये बेसिकली जितने भी सैटेलाइट स्टेट्स थे कम्युनिज्म को फॉलो करने वाले, उनके लिए था। यानी कि यूएसएसआर ने यहाँ पे कम्युनिज्म को पूरे तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि इन कंट्रीज में एग्रीकल्चर को कलेक्टिवाइज कर दिया। ठीक है, एग्रीकल्चर को कलेक्टिवाइज कर दिया, और यहाँ इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया, यानी कि जो प्राइवेट ओनरशिप थी खत्म हो चुकी थी, और जो एग्रीकल्चर था वो अब कलेक्टिव फार्म्स में हुआ करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले के चैप्टर्स में। फिर उसके बाद कॉमन फॉर्म। नाउ व्हाट वाज कॉमन फॉर्म? इट केम इन सितंबर 1947। इट केम इन सितंबर 1947 एंड इट वाज कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसका पॉलिटिकल एजेंडा था। क्या पॉलिटिकल एजेंडा था? कि जो सोवियत आइडियोलॉजी है, ठीक है, सोवियत आइडियोलॉजी है, उसको प्रोपोगेट किया जाए। यानी कि जो ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स हो उनका स्टेलिनाइजेशन हो जाए। स्टेलिनाइजेशन का मतलब यह है कि जो स्टेलिन चाहते हैं, हार्ड कोर लाइनर वाला कम्युनिज्म, वो यहाँ इन सारे कंट्रीज में इम्प्लीमेंट हो जाए। तो आप लोग देख सकते हो कि कैसे यूएसएसआर थोड़ा एग्रेसिवली काम कर रहा था, है ना, जबरदस्ती ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को कम्युनिस्ट बना रहा था, जबकि वेस्ट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो ऑफ कोर्स लास्ट में तो इसको डिसइंटीग्रेट होना ही था। और एक और बात याद रखना, मोलोटोव प्लान जो था उसी का एक बाद में चल के थोड़ा और एक्सट्रीम वर्जन कॉमिनकॉन था। इस वजह से 1947 और 49 आप लोग यहाँ देख रहे हो, क्योंकि मोलोटोव प्लान में तो सिर्फ बायलैटरल ट्रेड इंट्रोड्यूस किया गया था, बिना किसी टैक्स या ड्यूटी के हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसके बाद तो डायरेक्ट यहाँ इतना एक्सट्रीम लेवल जो कम्युनिज्म होता है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था थ्रू द कॉमनकॉन। ठीक है, नाउ इन्हीं सारी चीज़ों का ना थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं। याल्टा कॉन्फ्रेंस। याल्टा is in Crimea in Ukraine, that time in USSR. Yalta Conference of February 1945. It was a meeting of allied powers for European solution after the Second World War between Roosevelt, Stalin and Churchill. What were the terms? First, division of Germany, Berlin and Austria into 4 zones. Then second, UNO will replace League of Nations, yani United Nation Organization form hoga. And third, it will be decided through election in the East Europe after the war that whether communist or democratic government would be formed in these nations, known as Eastern Europe Declaration. But later, USSR conquered these states, such as USSR introduced communist regime in Poland by removing Lublin government that went to London on exile, and Stalin broke his promise. ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे इन दोनों ही कॉन्फ्रेंस में एक एक पॉइंट तुम लोग पकड़ सकते हो जो कि इनडायरेक्टली कॉज बन गए कोल्ड वॉर का। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक तरफ ईस्टर्न यूरोपियन डिक्लेरेशन हुआ तो उसमें कहा गया कि ईस्ट यूरोप में इलेक्शंस होंगे, तब डिसाइड किया जाएगा कि वहाँ पे क्या होता है। लेकिन उससे पहले ही स्टालिन ने उनको ऑक्युपाई कर लिया, सच एज पोलैंड में यहाँ पे कम्युनिस्ट रिजाइम को इंट्रोड्यूस कर दिया, और वहाँ पे जो ल्यूब्लिन गवर्नमेंट था उसको हटा दिया पावर से। ठीक है, और वो ल्यूब्लिन गवर्नमेंट कहाँ भाग गई? लंदन भाग गई।
ठीक है ना। तो इससे क्या हो गया था, यूएस से गुस्सा हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ पोस्टन में हमने क्या देखा था कि यूएसए ने बिना यूएसएसआर को बताए यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन गिरा दिया था जापान के ऊपर, ठीक है। तो उसकी वजह से यूएसएसआर का एक सस्पिशन डेवलप हो गया था टुवर्ड्स यूएसए। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के धीरे धीरे एनिमी बनते जा रहे हैं, ठीक है, जिसके चलते बाद में चल के वो जो कॉम्पिटिशन हमें देखने को मिले थे वो अल्टीमेटली प्रॉक्सी वॉर्स हो जाते हैं। फिर अगला टर्म क्या था, that Stalin will support in the far east for defeating Japan but in return gain territories। यानी कि याल्टा कॉन्फ्रेंस का एक और यहाँ पे टर्म था कि जो स्टेलिन है वो यहाँ सपोर्ट करेंगे फार ईस्ट में जापान को हराने में। यूएसएसआर जो है वो यूएसए की मदद करेगा, लेकिन रिटर्न में उसको कुछ टेरिटरीज चाहिए होंगी फार ईस्ट की, ठीक है। चलो, then next was Potsdam Conference of August 1945। Potsdam is in the Germany, Berlin, ठीक है। पोस्टडैम भी एक जगह का नाम है जो कि कहाँ है, जर्मनी में है, बर्लिन शहर में। तो पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस को किसने अटेंड किया था, हैरी एस ट्रूमन ने, यानी कि यहाँ पे रूजवेल्ट नहीं थे, स्टालिन ने, और पहले विंस्टन चर्चिल थे, बाद में क्लेमेंट एटली आ गए थे। बेसिकली पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे कौन कौन से लीडर्स प्रेजेंट थे, सबसे पहले तो ट्रूमन, फिर उसके बाद स्टालिन, एंड स्टार्टिंग में चर्चिल थे, लेकिन उस टाइम पे आप लोगों को पता ही है कि लेबर पार्टी जीत गई थी इलेक्शंस में, तो एटली यानी क्लेमेंट एटली यहाँ पे आ गए थे, ठीक है ना। सो इसके क्या टर्म्स थे, सबसे पहले जर्मन नाजी पार्टी वॉज बैंड एंड ट्रीटेड एज वॉर क्रिमिनल्स एज वेल एज जर्मनी हैड टू पे अ कंपनसेशन टू एलाइज। USSR demanded more control on Germany. Then second, Truman dropped atomic bombs on Japan without informing Stalin, whereas earlier it was decided that equal credit would be given for the Axis defeat. So Stalin got furious of this action and suspected that USA had more power than USSR। यानी कि पहले कहा गया था, ये प्रॉमिस किया गया था कि यहाँ पे एक्सिस डिफीट का क्रेडिट जो है वो पूरे के पूरे एलाइज ग्रुप को दिया जाएगा, लेकिन यूएसए ने बॉम्ब गिरा के खुद ही पूरा क्रेडिट लूट लिया था। देन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कैसे सोवियत एक्सपेंशन होता है ईस्ट जर्मनी में और यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप में। तो यहाँ पे ईस्ट जर्मनी का जो पूरा का पूरा वेल्थ और रिसोर्स था वो सोवियत यूनियन ड्रेन कर रहा था अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पे ईस्ट यूरोप की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज आ जाएंगी, जैसे कि रोमेनिया, पोलैंड, बुल्गारिया, हंगरी, अल्बेनिया एंड चेस्लोस्लोवाकिया which joined in 1948 which earlier acted as a buffer state। और इन सबको मिला के क्या कहा जाता था, सैटेलाइट स्टेट्स ऑफ यूएसएसआर। और इन सैटेलाइट स्टेट्स का एक इनडायरेक्ट पार्ट यूगोस्लाविया भी था, ठीक है, बिकॉज यूगोस्लाविया भी कम्युनिस्ट कंट्री था, बस वो यहाँ पे स्टालिन के कह सकते हैं डिमांड्स को उन्हें अच्छे से फॉलो नहीं किया करता था। तो यहाँ पे वॉयलेंटली हमें देखने को मिला कि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसको सेटअप किया गया ईस्ट यूरोप में 1945 से 48 तक, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद से 1948 तक, यानी कि जब चेस्लोस्लोवाकिया में कम्युनिस्ट कूप हुआ था। यहाँ पे वेस्ट ने यानी कि वेस्टर्न नेशंस ने अपोज किया था इस एग्रेसिव एटीट्यूड ऑफ यूएसएसआर को, क्योंकि आपने इलेक्शंस होने का मौका ही नहीं दिया, और ऊपर से पोलैंड में जो ल्यूब्लिन गवर्नमेंट थी उसको भी हटा के वहाँ कम्युनिस्ट रिजाइन को सेटअप कर दिया। देन Stalin said after the Potsdam Conference that capitalist and communist ideologies can't live together and future war was important for the victory of communism। यानी कि स्टालिन ने साफ साफ कह दिया था अपने स्पीच में कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म एक साथ वर्ल्ड में रह ही नहीं सकते और आगे चल के वॉर्स होंगे ताकि कम्युनिस्ट विक्ट्री हो। और इसी के रिएक्शन में विंस्टन चर्चिल ने यहाँ पे अपने फल्टन स्पीच ऑफ 1946 में क्या कहा था कि जो वेस्ट है वो यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा कम्युनिज्म से पूरे के पूरे वर्ल्ड को, और जो आयरन कर्टेन है वो फाइनली यहाँ पे डिमार्केट हो चुका है पूरे के पूरे मैप के ऊपर, यानी कि जो वर्ल्ड है वो एक दो हॉस्टाइल ग्रुप्स में कैंप्स में बढ़ चुका है, यानी कि जो दो अलग अलग ग्रुप्स हैं
वो अलग अलग आइडियोलॉजीज को फॉलो कर रही हैं, और वो दोनों आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले यहाँ पे ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, ठीक है, वेस्ट एंड ईस्ट में। नेक्स्ट वॉज द ट्रूमन डॉक्ट्राइन ऑफ द मार्च 1947। अब ये ट्रूमन डॉक्ट्राइन जो है, बिकॉज अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि अमेरिका जो है वो यूरोपियन पॉलिटिक्स से अलूफ रह रहा था, विच वॉज अ कॉज ऑफ अ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन अब ये चीज़ खत्म हो चुकी थी। अब ट्रूमन ने ही डिक्लेयर किया था दैट यूएस विल प्रोवाइड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हेल्प टू ऑल डेमोक्रेटिक नेशंस एंड प्रिवेंट फ्रॉम द अथॉरिटेरियनिज्म, यानी कि डिक्टेटरशिप से प्रिवेंट करेगा। डिक्टेटरशिप का मतलब ही है, यहाँ पे कम्युनिज्म की बात हो रही थी, ठीक है, बिकॉज कम्युनिज्म जब किसी कंट्री में आता है तो वहाँ पे अल्टीमेटली डिक्टेटरशिप भी आ जाता है उस कम्युनिस्ट सरकार का। He supported national governments of Greece and Turkey against communist party as Britain had withdrawn from these countries and saved these two from the USSR dominance by providing greater aids। कहा यह जा रहा है कि जो ग्रीस और टर्की थे, इन दोनों के जो नेशनल गवर्नमेंट्स थे उनको यूएसए ने सपोर्ट किया था अगेंस्ट द कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, बिकॉज ग्रीस और टर्की में पहले ब्रिटेन का रूल हुआ करता था, लेकिन जब ब्रिटेन ने यहाँ से डीकोलोनाइजेशन कर दिया था तब यहाँ पे एज अ सेवियर यूएसए एंटर किया था, और इसने यूएसएसआर के डोमिनेंस से बचाया था बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर एड्स। और ग्रीस और टर्की यहाँ पे ईस्टर्न यूरोपियन जो ब्लॉक था उसका पार्ट नहीं बनते हैं। ट्रूमन एड्रेस वॉज मेनली डायरेक्टेड अगेंस्ट कम्युनिज्म, और इससे हमें क्या देखने को मिला कि बेसिकली जो ट्रूमन है वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं। जैसे कि जब ग्रीक सिविल वॉर हुआ था ना 1946 से 49 तक, तो वो बेसिकली था बिटवीन द नेशनलिस्ट्स यानी कि डेमोक्रेटिक्स एंड कम्युनिस्ट्स। अब ऑफ कोर्स कम्युनिस्ट को यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था और नेशनलिस्ट को यूएसए सपोर्ट कर रहा था, लेकिन एट द एंड नेशनलिस्ट जो है वो जीत जाते हैं। तो यहाँ पे ग्रीक सिविल वॉर के थ्रू यहाँ ग्रीस में हमें देखने को मिलता है कि जो नेशनल गवर्नमेंट है वो फॉर्म हो जाता है और वहाँ कम्युनिज्म नहीं आता है। सेम यहाँ टर्की की सरकार को भी फाइनेंशियली और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था बाय द यूएसए अगेंस्ट द यूएसएसआर रूल। Now, next was the Marshall Plan of the June 1947। अब मार्शल प्लान किसने लाया था? तो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है, सर जॉन मार्शल कह सकते हो, और उन्होंने ही यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम स्टार्ट किया था। याद रखना मार्शल प्लान को ये भी पूछ सकता है दूसरे नाम से यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम, ERP, तो कंफ्यूज मत हो जाना, है वही सेम ही चीज़। इट वॉज फॉर हेल्पिंग दी वेस्टर्न कंट्रीज इन द इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस में जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी उनको हेल्प करना था। ऑफकोर्स ये पूरे के पूरे यूरोप के लिए लाया गया था, लेकिन ईस्टर्न वालों ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया था यूएसएसआर के कहने पे। एंड यहाँ पे हमें देखने को मिला था कि ये सक्सेस कहाँ कहाँ किया था? ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, ग्रीस, टर्की, नॉर्वे और ब्रिटेन में, ठीक है, बेसिकली ये सारे जो वेस्टर्न ब्लॉक्स थे। नाउ मोलोटोव प्लान 1947 का रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, मोलोटोव ने, इन अपोजिशन टू दी मार्शल एड, एज ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वर नॉट अलाउड टू जॉइन Marshall Plan because USA will dominate them. So a substitute was launched as a Molotov Plan by USSR, which was directed a help towards Eastern European countries to recover their economy after Second World War as a system of bilateral trade agreements. Then later, as a successor of the Molotov Plan came Comecon, that is the Council for Mutual Economic Assistance in 1949, which was for the which said that economy of satellite states were planned according to the communist principles such as collectivization of agriculture and nationalization of industry। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके बाद कॉमिनफॉर्म आता है सितंबर 1947 में, which was on the political basis और political agenda organization। ये एक था for propagation of Soviet ideology, ठीक है, Soviet ideology, Communist Information Bureau, in which Stalin united all Eastern European countries as well as communist parties of the Western Europe countries on a doctrine of Lenin. So this process was known as Stalinization of Eastern Europe, यानी कि पूरे तरीके से यहाँ पे कंबाइन करना था जो भी यहाँ कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे थे, ठीक है, और इसी कंबाइन करने को कहा गया स्टेलिनाइजेशन ऑफ ईस्टर्न यूरोप, बिकॉज पूरे ईस्टर्न यूरोप को आप एक पर्टिकुलर पार्ट बना रहे हो, ठीक है, यूएसएसआर का। वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ कोर्स
यूएसए वाले ब्लॉक को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनका इंडिपेंडेंस था ही नहीं, वो भी इंडिपेंडेंट ही थे। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे यूएसए आके रूल कर रहा है, लेकिन ईस्ट में यूएसएसआर का रूल था, इनडायरेक्टली कह सकते हो। नाउ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के टुवर्ड्स। उसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया है, मैं आपको बता देता हूँ डैट जो स्टेलिन थे उनके डेथ के बाद निकिता कुरुश्चेव जो थे, ऑफ कोर्स ये स्पेलिंग आप लोग देख लेना, वो प्रीमियर बनते हैं यूएसएसआर के 1953 में, और इनका 64 तक टेन्योर रहता है। एंड इन्होंने अटेम्प्ट किया था कि ये सारे के सारे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को इंटीग्रेट कर दें ताकि बेटर डेवलपमेंट हो सबका, बट ऑलवेज इन दी कंपैरिजन टू दी वेस्ट, यानी कि हमेशा वेस्ट के साथ कंपेयर करते थे अपने यूरोपियन कम्युनिटी को, क्योंकि उनकी जो जीडीपी थी उनके मुकाबले हमेशा कम रहती थी। कम्युनिस्ट कूप इन चेस्लोस्लोवाकिया ऑफ फरवरी 1948, इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेलिंग आपको देना भूल गया, चलो देख लेते हैं। सो चेस्लोस्लोवाकिया was a buffer state between East and the West bloc where a coalition government of Democrats and Communists run। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो चेस्लोस्लोवाकिया था वो एक बफर स्टेट की तरह काम कर रहा था, यानी कि जो ईस्टर्न यूरोपियन और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी उनके बीच में एक डिवीजन था, क्योंकि यहाँ पे ना ही डेमोक्रेसी था ना ही कम्युनिज्म था। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक कोलिशन गवर्नमेंट काम कर रही थी दोनों की, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इलेक्शंस होने थे 1948 में, ठीक है, मई के महीने में इलेक्शंस को होना था 1948 में, जिसमें कि ऐसा एप्रीहेंड किया जा रहा था, यानी कि एप्रीहेंशन लगाया जा रहा था, अनुमान लगाया जा रहा था कि जो कम्युनिस्ट्स हैं वो हार जाएंगे, क्योंकि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था मार्शल एड को। यानी कि चेस्लोस्लोवाकिया में जो कोलिशन सरकार थी उसमें जो नेशनलिस्ट थे वो तो चाहते थे कि मार्शल एड आए चेस्लोस्लोवाकिया में, जिससे कि इकोनॉमी फ्लरिश हो, लेकिन जो वहाँ के कम्युनिस्ट थे वो यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे, और इसी वजह से उन्होंने मार्शल एड को रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से लोग जो थे वो खुश नहीं थे, इकोनॉमी फ्लरिश नहीं कर पाई थी। इसी की वजह से कहा जा रहा था कि कम्युनिस्ट तो अब हारेंगे इलेक्शंस में। लेकिन now country was suffering from heavy economic casualties, so communists launched a armed coup और अपराइजिंग टू सीज द पावर। यानी कि अब तो कंट्री में पूरे तरीके से इकोनॉमिक कैजुअलिटीज चल रही थी, सफरिंग्स लोग कर रहे थे, ठीक है, गरीबी थी। तो अब यहाँ पे ऑफ कोर्स ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि मार्शल एड को कम्युनिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो उनको तो लोग ऑफ कोर्स पसंद नहीं करेंगे, इलेक्शंस में हराएंगे ही। तो उसी के डर से पहले ही, इलेक्शंस के पहले ही यहाँ पे फरवरी के ही महीने में 1948 में क्या करते हैं ये लोग, एक आर्म्ड कूप कर देते हैं। आर्म्ड कूप मतलब कि अपराइजिंग कर देते हैं और पावर को सीज कर लेते हैं, यानी कि सारे डेमोक्रेट्स को पोजीशन से हटा देते हैं, मिनिस्टर्स को रिजाइन करवा देते हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट यूएसएसआर ने भी हेल्प किया था इनको ऐसा करने में, क्योंकि रशियन ट्रूप्स कहा जाता है कि आए थे, और इसी की वजह से जो ईस्टर्न ब्लॉक के साथ चेस्लोस्लोवाकिया है वो ज्वाइन कर गया, और जो आयरन कर्टेन था वो कंप्लीट हो गया। बिकॉज एक जो अभी तक बफर स्टेट था वो तो अब रहा नहीं। अब जब वो बफर स्टेट नहीं रहा तो क्या होगा? आयरन कर्टेन यानी कि जो एक बीच में डिवीजन था वो पूरे तरीके से फॉर्म हो गया था इन दी यूरोप। यानी एक तरफ टोटली वेस्ट डेमोक्रेट्स थे और एक तरफ ईस्टर्न कंट्रीज जो कि टोटली कम्युनिस्ट थे। That was the pure division of Europe into two hostile camps. So the continent was divided by an iron curtain which gave rapid pace in the Cold War, ठीक है। और ऑफ कोर्स वेस्टर्न पावर्स ने इंटरफेयर नहीं किया था चेस्लोस्लोवाकिया में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक हॉट वॉर शुरू हो जाए, ठीक है, सोवियट्स के साथ। लेकिन हाँ, इसको क्रिटिसाइज उन्होंने किया था, लेकिन ऑफ कोर्स वो लोग ये प्रूव नहीं कर पाए थे कि हाँ इसमें यूएसएसआर भी जो है वो इंटरफेयर किया था। इतना क्लियर है ना? अब चलो, अब हम लोग अपने टॉपिक नंबर 3 ऑफ द चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज द क्राइसिस और द एरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर, ठीक है। यानी कि कोल्ड वॉर आखिर हुआ कैसे, ठीक है। एक्चुअली में ये जो पर्टिकुलर टेन्योर है 1945 टू 1991 का, उसमें शांति तो रहेगी नहीं, ऑफ कोर्स बहुत सारे हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिले, बस वही अभी हमें समझना है। उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोल्ड वॉर की जब शुरुआत हुई थी,
कोल्ड वॉर की जब शुरुआत हुई थी, तो इसके बाद यहाँ पे बीच में थॉ आ गया था। थॉ का मतलब होता है ना पिघलाव, ठीक है। पिघलाव का मतलब था कि यहाँ पे जो रिलेशंस थे दोनों ब्लॉक्स के बीच में, वो थोड़े थोड़े इम्प्रूव हुए थे, क्योंकि स्टेलिन जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के थे वो अब हट गए थे, और निकिता क्रुश्चेव पावर में आए थे, वो थोड़े से लीनियंट थे, और उन्हीं के आने के बाद से यहाँ पे कम्युनिज्म में रिफॉर्म स्टार्ट हो गया था। और उस रिफॉर्म के चलते, याद है ना, साइनो सोवियत स्प्लिट, मैंने आपको पढ़ा पिछले चैप्टर में 1960 में, जिसके वजह से जो इकोनॉमिक एड अभी तक यूएसएसआर प्रोवाइड कर रहा था चाइना का, वो बंद कर देता है, और चाइना भी अब यूएसएसआर के साथ रिलेशंस तोड़ देता है, इंटरडिपेंडेंस खत्म कर देता है, बिकॉज माओ जेडोंग को लगता है कि ये लोग तो कम्युनिज्म को रिफॉर्म कर रहे हैं, पुराने वाले हार्डकोर लाइंस पे नहीं चल रहे हैं, इस वजह से हम लोग इनको बॉयकॉट कर देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ थी कि थॉ हो रहा था, और थॉ में क्या हो रहा था कि जो निकिता क्रुश्चेव हैं वो अच्छे रिलेशंस रखने की कोशिश कर रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है, और इसके वजह से क्या होता है, दोबारा से कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फिर बीच में एक फेज आता है जिसको कहते हैं डेंटेंट। डेंटेंट, अब ये डेंटेंट का मतलब था कि एक टेम्पररी जो है वो पीस हमें देखने को मिलता है, यानी कि उस टाइम पे जो ये यूएसए और यूएसएसआर थे उनके बीच में एक फ्रेंडशिप देखने को मिला था, ये लोग वेरियस ट्रीटीज साइन कर रहे थे। लेकिन ये भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है, और सेकेंड कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, और फिर इसी के बाद यहाँ हम लोग देखते हैं कि एंड हो जाता है कोल्ड वॉर का ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। अब इनमें से बहुत सी चीज़ें जो है वो आपके अब सिलेबस में नहीं है, जैसे कि आपको अब थॉ नहीं पढ़ना है, यानी कि थॉ क्यों हुआ, उसमें क्या क्या हुआ, वो सब आपको नहीं देखना है। आपको सेकेंड कोल्ड वॉर नहीं देखना है, ठीक है, कि सेकेंड कोल्ड वॉर में क्या क्या हुआ था। आपको सिर्फ देखना है कोल्ड वॉर, अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्या क्या हुआ था इसमें। फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट देखना है डेंटेंट, ठीक है, यानी कि कैसे रिलेशंस अच्छे हुए थे, और फिर आपको डायरेक्ट यहाँ एंड पे आ जाना है। क्लियर है ना? बताऊंगा, लेकिन मैं ये भी आपको ना बताऊंगा, मैं ये भी, आप लोग चाहो तो स्किप कर देना वीडियो को, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल आई डोंट वांट टू गिव यू ऑल हाफ इन्फॉर्मेशन। मैंने अपने टाइम पे सब कुछ पढ़ा था, सब कुछ पढ़ के मैं गया था एग्जाम देने, इसी वजह से मेरा 100 आउट ऑफ 100 आया था हिस्ट्री में। मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू ऑल कि प्लीज़ आप लोग भी पूरा का पूरा समझने की तो कोशिश करो एटलीस्ट, क्योंकि एग्जाम में इंटर रिलेटेड तो चीज़ें आती ही हैं, है ना। भले आपसे थॉ डायरेक्टली ना पूछे, लेकिन पूछ सकता है कि आखिर ये कोल्ड वॉर चल रहा था, बर्लिन ब्लॉकेड, डिवीजन ऑफ जर्मनी, उसमें अचानक से एक स्टॉप कैसे आया था, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हाँ, निकिता क्रुश्चेव जो थे वो यहाँ पे रिलेशंस बेटर करने की कोशिश कर रहे थे वेस्ट के साथ, ठीक है ना। चलो, तो अच्छा, मैंने यहाँ पे अभी नोट्स लिखे नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे नोट डाउन ही करूँगा आप लोग को रीड कर करके, ठीक है, बिकॉज ऐसे पहले से ही मैं लिख दे रहा हूँ तो क्या पता आप लोग को वो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हूँ। बर्लिन ब्लॉकेट ऑफ 1948 टू 49। अब यहाँ पे हुआ क्या था बेसिकली, जर्मनी को जैसा कि हमने देखा था कि डिवाइड कर दिया गया था इनटू द 4 जोन्स, और ऐसा ही उसके कैपिटल बर्लिन के साथ भी किया गया था, ठीक है। और कौन से वो 4 लोग थे जिन्होंने आपस में डिवीजन किया था? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन तीनों ने मिला लिया था और उसको एज अ वेस्ट इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया था, और जो ईस्ट वाला था जर्मनी, वो सोवियत यूनियन के अंडर था। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, मैंने आपको बताया था कि सोवियत यूनियन जो था वो ईस्ट जर्मनी को एक्सप्लॉइट कर रहा था, उसके वेल्थ को ड्रेन कर रहा था यूएसएसआर में। किस लिए? ताकि यूएसएसआर के डेवलपमेंट हो, उसकी इकोनॉमी फ्लरिश करे। इससे ऑफ कोर्स लोग गुस्सा तो होंगे जर्मनी के कि आप हमारे यहाँ के पैसे को ले जा रहे हो अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। इट वॉज अ टाइप ऑफ कोलोनाइजेशन ना, ठीक है, ये भी तो एक कोलोनाइजेशन ही था। इसमें यूएसएसआर इंपीरियल कंट्री था और ईस्ट जर्मनी जो है वो एक कॉलोनी कंट्री बन गया था। लेकिन ऐसा वेस्ट जर्मनी के साथ नहीं किया गया था। क्यों? बिकॉज वेस्ट जर्मनी में जो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का एक कंबाइंड इकोनॉमिक जोन था, वहाँ हमें डेवलपमेंट देखने को मिला। वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे थे रिसोर्सेज को, वो लोग वेस्ट जर्मनी के रिसोर्सेज का यूज उसी के डेवलपमेंट में कर रहे थे। तो ऑफकोर्स लोग खुश तो होंगे ही, ठीक है, लोग खुश तो होंगे ही। तो हुआ क्या कि यहाँ पे स्टार्टिंग में तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये लोग तो चाह रहे थे कि पूरे जर्मनी को यूनाइट कर दिया जाए, यानी कि वेस्ट ईस्ट वाला डिवीजन रहे ही ना, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स यूएसआर इसको रिजेक्ट कर देता है, बिकॉज उसको ऐसा डर था कि यहाँ पे बाद में चल के जो है वो कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी आ जाएगा, तो एटलीस्ट हमारे पास कुछ हिस्सा तो है जर्मनी का जिसमें कम्युनिज्म है, हम लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इस वजह से ये लोग यूनाइट नहीं करते हैं और उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, ठीक है।
बाद में यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो वेस्टर्न ब्लॉक था वो क्या करता है कि इंट्रोड्यूस कर देता है एक न्यू करेंसी, ठीक है, 1948 में। देखो 1948 में यहाँ पे एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी वेस्टर्न ब्लॉक, मेनली अमेरिका के द्वारा, ठीक है, इन दी वेस्ट जर्मनी प्लस वेस्ट बर्लिन, बिकॉज ये दोनों ही उन्हीं के हाथ में था। अब ऑफ कोर्स हुआ क्या कि जब एक नई करेंसी आ जाएगी तो दो दो करेंसी हो जाएंगी एक ही कंट्री में, एक ही कैपिटल सिटी में, है ना। और वो चीज़ यहाँ पे यूएसएसआर अफोर्ड कर नहीं सकता था, बिकॉज उसकी करेंसी यहाँ पे गिर गिर रही थी, ठीक है, क्योंकि वो जर्मनी को एक्सप्लॉइट कर दिया था ऑलरेडी। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे गरीबी आ गई थी। तो वो कैसे देख सकता था कि एक बर्लिन का जो पोर्शन है वहाँ की करेंसी बहुत स्ट्रांग हो, वहाँ की करेंसी फ्लरिश करे, ठीक है। इसी वजह से हमें ये बर्लिन रॉकेट देखने को मिला था। तो हुआ क्या, व्हेन वेस्ट वाज बीइंग डेवलप्ड सो पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग फॉर बेटर लिविंग कंडीशन, ठीक है। यानी कि जो वेस्ट में था वहाँ डेवलपमेंट देख के जो ईस्ट में रह रहे लोग थे वो माइग्रेट करने लगते हैं, ठीक है, माइग्रेट करने लगते हैं एक बेटर लिविंग कंडीशन के लिए। इन रिएक्शन स्टेलिन वॉज फीलिंग इनसिक्योर फील कर रहा था कि अरे हमारे वहाँ के जो लोग हैं वो उधर क्यों जा रहे हैं। एंड ही इम्पोज्ड अ ब्लॉकेड ऑन द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ सिटी, यानी कि जो बर्लिन शहर था उसके कम्युनिकेशन सिस्टम पे एक ब्लॉकेड लगा दिया, ठीक है, ब्लॉकेड लगा दिया, यानी कि अब यहाँ से वहाँ लोग जा ही नहीं सकते, ना वहाँ से यहाँ लोग आ सकते हैं। मेन एम वॉज टू टेक द कंट्रोल ऑफ द होल कैपिटल, और इसके थ्रू ये क्या चाह रहा था कि पूरा का पूरा जो कैपिटल है वो हमारे यहाँ ही हो जाए, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बर्लिन शहर है ये, ठीक है, बर्लिन शहर है ये, या फिर नहीं, मान लो ये जर्मनी है, और जर्मनी ऐसे दो हाफ्स में डिवाइडेड था, और ये इसका कैपिटल बर्लिन शहर था, ये भी ऐसे ही दो हाफ्स में डिवाइडेड था। एक हाफ यहाँ पे वेस्ट कहा जा रहा था, वेस्ट किसके पास था, मेनली मान लो अमेरिका के पास, ऑफ कोर्स अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस तीनों के पास था, लेकिन ये वाला जो इकोनॉमिक जोन था वो फ्लरिश कर रहा था, फ्लरिश कर रहा था। इसकी इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर रही थी। लेकिन इसी के अपोजिट में जो ईस्ट था, ईस्ट जर्मनी था जो कि यूएसएसआर के हाथों में था, वो यहाँ क्या हो रहा था, वो यहाँ पुवर्टी में जा रहा था। किस वजह से, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी को स्टालिन जो था उस टाइम का लीडर यूएसएसआर का, वो एक्सपर्ट कर रहा था यूएसएसआर के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब वही चीज़ हुई कि यहाँ अमेरिका एक नई करेंसी लाता है, 1948 में। अब जब नई करेंसी आती है तो और ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगता है वेस्ट जर्मनी और वेस्ट बर्लिन का। अब वेस्ट बर्लिन में जब डेवलपमेंट लोग देखते हैं तो ये ईस्ट बर्लिन के लोग सोचते हैं कि हम लोग क्यों ना माइग्रेट हो जाएं इधर। किस लिए माइग्रेट हो जाएं, ताकि हमारा एक बेटर लिविंग कंडीशन हो। और कुछ लोग तो यहाँ से यहाँ तक भी चले जाते हैं, यानी ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी तक भी चले जाते हैं। और यही देख के इनसिक्योर फील कौन करता है, स्टेलिन करता है। इस वजह से वो क्या करता है, इस कम्युनिकेशन सिस्टम पे ही ब्लॉक लगा देता है, यानी कि कम्युनिकेशन खत्म कर देता है बिटवीन दी वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी, ताकि यहाँ पे जो ये एलाइज हैं, वेस्टर्न एलाइज, ये यहाँ वेस्ट बर्लिन में आ ही ना पाए, ठीक है, आ ही ना पाए। जब यहाँ पे बीच में ब्लॉकेट हो जाएगा, तो जब ये लोग आ नहीं पाएंगे तो उसके वजह से क्या होगा कि ये पूरा का पूरा कैपिटल सिटी जो है वो इनके हाथ में आ जाएगा, यूएसएसआर के हाथ में आ जाएगा। क्यों ऐसा ये लोग कर पाए थे, बिकॉज आप देख रहे हो जैसा कि मैप में कि ईस्ट जर्मनी में ही पूरा का पूरा बर्लिन शहर था। और अब जब ब्लॉकेट लग गया बीच में, ठीक है, बिटवीन द वेस्ट एंड ईस्ट जर्मनी, तो ये वेस्ट जर्मनी वाले कैसे आखिर अपने वेस्ट बर्लिन वाले पार्ट में आ पाएंगे। लेकिन देखो, भले कम्युनिकेशन सिस्टम पे बैन लगाया था, तो किन कम्युनिकेशन सिस्टम पे बैन लगाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सी रूट को बंद कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेन्स जा रही थी उनके ऊपर बैन लगा देगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो रोडवेज़ हैं उनको बंद कर देगा। लेकिन एयरवेज़ के थ्रू ये वेस्ट जर्मनी वाले वेस्ट बर्लिन में जाते हैं, लोगों को यहाँ पे खाना या फिर जो भी नेसेसिटीज़ थी वो सब प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम लोग एयरलिफ्ट नाम देते हैं, ठीक है, एयरलिफ्ट नाम देते हैं। यानी कि ये जो एक टेक्टिक था स्टेलिन का कि ब्लॉकेट लगा के पूरे के पूरे बर्लिन का कंट्रोल ही हम ले लें, वो फेल हो जाता है अल्टीमेटली।
समझ में आ गया ना पूरा? वही चीज़ यहाँ पे आगे लिखी भी है दैट President Truman decided to send help to people of the West Berlin by aircraft, so supply of food, clothes, etc. called airlift. So Russia failed in the motive and withdrawn the blockade in 1949. और इसको अल्टीमेटली जो ब्लॉकेट है वो विड्रॉ करना पड़ता है। लेकिन इसी बर्लिन ब्लॉकेट के चलते यहाँ पे रिजल्टेड इन नेटो का फॉर्मेशन। नेटो का फुल फॉर्म आप सबको पता है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कब फॉर्म हुआ था? 1949 में, जब बर्लिन ब्लॉकेट खत्म हुआ था। ठीक है, बिकॉज जो बर्लिन ब्लॉकेट हुआ था उससे जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो अब चौकन्ना हो गए थे। ठीक है, उनको अब ऐसा लग रहा था कि आगे चल के ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हमारा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, हमें कलेक्टिवली काम करना होगा अगेंस्ट यूएसएसआर प्लानिंग। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे नाटो फॉर्म हुआ था। ठीक है, विच वॉज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 का। एंड ये किस लिए था? तो ये था एज अ कॉपरेशन बिटवीन दी वेस्टर्न ब्लॉक्स। ठीक है, तो बस वही यहाँ पे कहा गया है दैट द वेस्टर्न अलायंसेस डिसाइडेड टू फॉर्म अ यूनाइटेड मिलिट्री पावर अगेंस्ट ईस्ट फॉर सच फ्यूचर इंसिडेंट्स सच एज बर्लिन ब्लॉकेड। यहाँ पे 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया जाता है एट वॉशिंगटन डीसी, विच एडेड यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, इटली एक्सेट्रा। एंड इन्होंने क्या डिसाइड किया था? कलेक्टिव सिक्योरिटी, यानी कि एक के ऊपर अटैक होगा, यानी नेटो के जो भी मेंबर्स हैं उनमें से अगर एक के ऊपर भी अटैक होगा तो दैट वुड बी द अटैक ऑन ऑल, यानी कि पूरी कंट्री जो है उसका साथ देंगे। समझ में आ रहा है? नेटो आज तक एग्जिस्ट करता है और इस नेटो को ही लेके पास्ट में हमें देखने को मिला था रशिया और यूक्रेन का वॉर। अगर आप लोग न्यूज़ देखते हो तो आप लोगों को पता ही होगा दैट यूक्रेन कह रहा था कि हम नेटो का पार्ट बनेंगे, लेकिन क्योंकि यूक्रेन जो है वो रशिया के एकदम बगल में है तो रशिया नहीं चाह रहा था कि जो यूक्रेन है वो नेटो का पार्ट बने, और इसी के लेके इन दोनों के बीच में हमें वॉर देखने को मिला था ना। ये तो अभी मान लो करंट अफेयर की कहानी हो गई, इसको छोड़ो, बस एग्जाम्पल था एक। तो यहाँ पे नाटो से पहले भी क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन था इन वेस्टर्न कंट्रीज का? तो जी हाँ था। क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था ब्रुसेल्स डिफेंस ट्रीटी। ब्रुसेल्स डिफेंस ट्रीटी। और ये कब का था? 1948 का था, यानी कि ठीक एक साल पहले ही हुआ था ये फॉर्म इसके। तो ये जो ब्रुसेल्स ट्रीटी था 1948 का, ये साइन हुआ था बिटवीन बेल्जियम, हॉलैंड, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग, और इसी को बाद में इस नाटो ने सक्सीड किया था, यानी कि ये सारे कंट्रीज फिर इन्हीं के साथ मिल गए थे। क्लियर है? अच्छा, इसी को लेके यहाँ पे रिएक्शन में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि वार्सो पैक्ट हुआ था, यानी अब जब नाटो फॉर्म होगा, वेस्टर्न का कॉपरेशन होगा, तो ईस्टर्न का भी तो एक कॉपरेशन होगा। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज भी तो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, यूएसएसआर चुप थोड़ी बैठेगा। यूएसएसआर ने यहाँ क्या फॉर्म किया था? वार्सो पैक्ट कब? 1955 में। लेकिन ये वार्सो पैक्ट आज एग्जिस्ट नहीं करता है बिकॉज यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ ये खत्म हो गया था। लेकिन वार्सो पैक्ट को क्या कहा जाता है? वार्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, और इसमें जो है वो सारे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को शामिल किया गया था यूएसएसआर के द्वारा। ये एक चैलेंज था फॉर द नाटो। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन नेचर था, मतलब ये ज़बरदस्ती सोवियत इन्फ्लुएंस सेटेलाइट स्टेट्स के ऊपर एग्जर्ट कर रहा था, जिसके वजह से पोलैंड, हंगरी, इन कंट्रीज में हमें रेवोल्यूशंस भी देखने को मिलता है अगेंस्ट यूएसएसआर, जिनको यूएसएसआर सप्रेस कर देता है। ठीक है, हंगरी में जो रेवोल्यूशन हुआ था 1956 में, उसमें बुडापेस्ट यानी हंगरी की कैपिटल को यूएसएसआर ने दोबारा से कैप्चर कर लिया था विद दी रशियन आर्मी। अब इसी के बाद यहाँ पे बर्लिन ब्लॉकेट का ही एक और कॉन्सिक्वेंस था, दैट इज दी डिवीजन ऑफ जर्मनी। अब आप लोग कहोगे कि जर्मनी का तो डिवीजन ऑलरेडी हो ही चुका था, बट ऑफिशियली डिवीजन ऑफ जर्मनी, यानी कि अब जर्मनी के जो दो अलग अलग ब्लॉक्स बने थे ना, उनका अब नाम रख दिया गया था। ठीक है,
क्या नाम रखा गया? तो देखो 1949 में वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ जर्मनी का यहाँ पे नाम रख दिया गया और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है वेस्ट में जर्मन फेडरल रिपब्लिक का, यानी कि जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेगा, और ईस्ट में फॉर्म होता है जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो कि कम्युनिज्म को सपोर्ट करेगा। ठीक है, जर्मनी है, जर्मनी के दो हिस्से डिवाइड हो गए। वैसे ही बर्लिन है, बर्लिन के दो हिस्से डिवाइड हो गए 1949 में। इनका क्या नाम रखा गया ऑफिशियली? सबसे पहले इधर जर्मन फेडरल रिपब्लिक जो कि डेमोक्रेसी को फॉलो करेगा, वेस्टर्न ब्लॉक, और ईस्टर्न ब्लॉक जो कि जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, जो कि कम्युनिज्म को सपोर्ट करेगा। ठीक है, ईस्टर्न वाला पार्ट। एंड सेम चीज़ ये बर्लिन के साथ भी की गई। क्लियर हो गया ना? एक टाइप से ये जो लाइन हुआ ये इमेजिनरी लाइन हो गया जिसने कि पूरे तरीके से सेपरेट कर दिया जर्मनी को, और इसी इमेजिनरी लाइन को ना आयरन कर्टेन कहा जाता है। यानी आयरन कर्टेन जो कि पूरे यूरोप को डिवाइड करता है दो पावर ब्लॉक्स के बीच में। फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ थॉ स्टार्ट हो गया था, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि एक लेसर हॉस्टिलिटी हो गई थी। यानी कि अब जो टेंशन्स थे उनके अंदर हमें रिलैक्सेशंस देखने को मिले थे ड्यूरिंग दी निकिता क्रुश्चेव पीरियड फ्रॉम 1953, क्योंकि उन्होंने अपने एक स्पीच में ही कहा था 1956 में कि कैसे यहाँ पे पीसफुल को एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट। और उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया था स्टालिन के एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को। यहाँ पे हमें इनका मेन एम देखने को मिला था कि ये भी वही चाह रहे थे कि कम्युनिज्म जो है वो डोमिनेट करे पूरे वर्ल्ड में, लेकिन डिप्लोमेटिक मेथड के थ्रू। यानी कि यहाँ पे वो ये नहीं चाह रहे थे कि यहाँ एग्रेसिवनेस आए, वो डिप्लोमेसी लाना चाह रहे थे। ये चीज़ें मैं आपको सिर्फ ऐसे ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर हम लोग अल्टीमेटली अपने मेन टॉपिक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे आएंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ ये भी देखते हैं कि अमेरिका भी जो है वो क्या कर रहा था कि थॉ को प्रमोट कर रहा था। मतलब जो यूएस सेनेट है, ठीक है, यूएस सेनेट है, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन द यूएसए, वो क्या करता है मैकार्टी को रिमूव कर देता है उनके पोजीशन से। क्यों? बिकॉज मैकार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना लोगों के बीच में हेट्रेड बढ़ा रहे थे टुवर्ड्स कम्युनिज्म। फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंट एइजनहावर हैं वो ये चीज़ को एड्रेस करते हैं और मैकार्टी को यहाँ पे हटवा देते हैं फॉर इंस्टिगेटिंग द पीपल अगेंस्ट यूएसएसआर एंड बीइंग रेडिकल टुवर्ड्स कम्युनिज्म। देन यहाँ पे हम लोग ये भी देखते हैं कि जो ऑस्ट्रिया और उसका कैपिटल का डिवीजन हुआ था 1945 में, उसको भी वापस ले लिया जाता है और ऑस्ट्रिया जो है उसको इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी कि उसके ऊपर से अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसएसआर इन सब का कंट्रोल हट जाता है। ठीक है, और ऑस्ट्रियन स्टेट ट्रीटी साइन हुआ था 1955 में, उसी के थ्रू इन सारे जोन्स को यूनाइट कर दिया गया था। ठीक है, और ऑस्ट्रिया को एक न्यूट्रल कंट्री डिक्लेयर किया गया था कि वो जो है वो किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेगा। और ऑस्ट्रिया को ऐसा क्यों चांस दिया गया था? बिकॉज उसको कहा गया था कि ये ऑफ कोर्स जर्मनी के द्वारा उस टाइम पे ऑक्युपाई किया गया था, तो इसको हम लोग जर्मनी का एक पार्ट तो नहीं मानेंगे। और निकिता जो है वो एग्री क्यों कर गए थे इस यूनिफिकेशन के लिए? बिकॉज उनको ऐसा लगा था कि कहीं बाद में चल के जो वेस्टर्न ऑस्ट्रिया है वो वेस्टर्न जर्मनी के साथ जुड़ के एक पर्टिकुलर कंट्री ना बना ले। लेकिन है वो ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं है, क्योंकि 1955 के बाद से ही चीज़ें जो है वो बहुत बिगड़ने लगती हैं। जैसे कि वार्सो पैक्ट हमने देखा ही, उसके बाद ये U2 अफेयर हुआ 1960 में, जिसमें कि एक स्पाई प्लेन था यूएस का, रशियन जोन में पेट्रोलिंग कर रहा था। रशियन जोन जो है वो उसको पकड़ लेता है, शॉट डाउन कर देता है, और फिर डिमांड किया जाता है कि जो यूएसए है वो अपीस करे हम लोगों को, मतलब माफ़ी मांगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आप लोग हमारे जोन में स्पाई प्लेन को भेज रहे हो, हमारी जासूसी कर रहे हो। लेकिन एइजनहावर जो है यानी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रिफ्यूज़ कर देते हैं ऐसा करने से। ठीक है, अपॉलॉजी नहीं मांगते हैं, और इसकी वजह से क्रुश्चेव जो है, निकिता क्रुश्चेव, वो और ज़्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं। फिर इसी के बाद से हम देखते हैं कि आर्मेंट रेस जो है वो दोबारा से इंक्रीज हो जाता है, एंड यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में जो कंपटीशन था वेपनरी के लिए वो बढ़ जाता है। देन द इरेक्शन ऑफ बर्लिन वॉल। अब बर्लिन वॉल भी यहाँ पे बनाया गया था विद इन द सिटी, इंश्योर हॉस्टिलिटी बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एज प्रिवेंट माइग्रेशन एंड कंप्लीट डिवीजन इन द 1965। यानी कि जो बर्लिन शहर था
बर्लिन शहर था, मैंने अभी आपको बताया, दो हिस्सों में बटा हुआ था, वेस्ट और ईस्ट। अब यहाँ पे क्योंकि वेस्ट फ्लरिश कर रहा था, ईस्ट यहाँ पे यूएसएसआर के द्वारा पहले एक्सपर्ट हो गया था, तो यहाँ की इकोनॉमी वीक हो गई थी, तो यहाँ के लोग इधर माइग्रेट कर रहे थे। तो इसी को रोकने के लिए यहाँ पे 1961 में जो यूएसएसआर है, निकिता क्रुश्चेव है, वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक वॉल बना देते हैं, ठीक है, मतलब पूरे के पूरे बर्लिन को फिजिकली डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ से यहाँ जाने का अब कोई रास्ता बच ही नहीं गया था। लोग अब इधर एक टाइप से आइसोलेट हो गए थे, कोई भी रास्ता नहीं था इधर जाने का, ठीक है। तो ये बर्लिन वॉल जो है वो एक टाइप से फिजिकल सिग्निफिकेंस था ऑफ द आयरन कर्टेन, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं अगर आपको बताऊं, बर्लिन वॉल पे ना एक बस छोटा सा गेट था, ठीक है, और वो गेट हमेशा बंद रहता था। वही एक गेट था पैसेज के लिए बिटवीन द बोथ बर्लिन पार्ट्स, मतलब सिटी में इधर उधर जाने के लिए, एंड इसका नाम था ब्रदन्सबर्ग गेट, ठीक है, ब्रडन्सबर्ग gate, which was only emergency opening checkpoint in the Berlin Wall। और बर्लिन वॉल 1961 में यहाँ पे जब इरेक्ट हो गया था, तो ये जो थॉ है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या एरिनास थे कोल्ड वॉर के, यानी कि अब यहाँ पे कोल्ड वॉर दोबारा से कैसे पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ था, तो हमने देखा था वियतनाम वॉर और कोरियन वॉर सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि वियतनाम और कोरिया दो ऐसे कंट्रीज थे जो कि दो हिस्सों में बट गए थे, ठीक है। एक तरफ था नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ वियतनाम, और एक तरफ था साउथ कोरिया एंड साउथ वियतनाम, है ना। मतलब ये दो अलग अलग कंट्रीज थी, इन दो अलग अलग कंट्रीज का पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स में डिवीजन हुआ था, और उसी डिवीजन में क्या हुआ कि जो नॉर्थ वाला हिस्सा था उसको सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर, जो साउथ वाला हिस्सा था उसको सपोर्ट कर रहा था यूएसए, ठीक है। इनके बीच में यहाँ पे झगड़ा उगड़ा हुआ। याद रखना वियतनाम में यहाँ पे चाइना भी था, यानी कि जो नॉर्थ वियतनाम था उसको चाइना सपोर्ट कर रहा था, बिकॉज ऑफ कोर्स नॉर्थ वियतनाम में यहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार थी। इसी का यहाँ पे डिटेल में बहुत एक्सप्लेनेशन है। सोचो अगर ये आपके सिलेबस में रहता ना, तब आप लोग कह सकते थे कि कोल्ड वॉर वाला जो चैप्टर है वो बहुत हार्ड है, बहुत लेंथी है, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, गल्फ ऑफ टोंकिंग कह लो, या फिर फर्स्ट फेज ऑफ वियतनाम वॉर, सेकंड फेज ऑफ वियतनाम वॉर, कोरियन वॉर, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि जो वियतनाम वॉर था वो 1946 से 54 तक चला था फर्स्ट फेज में, और सेकेंड फेज में ये यहाँ पे 1961 से 71 तक चला था। बेसिकली ये दो फेजेस क्या थे, तो पहले वियतनाम जो था वो एक कोलोनाइज्ड कंट्री था फ्रांस के अंडर, लेकिन फिर वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ता है, जब आज़ाद होता है तो दो हिस्सों में बंट जाता है। नॉर्थ वाला यहाँ कम्युनिस्ट बन जाता है और यूएसएसआर चाइना उसको सपोर्ट करते हैं, साउथ वाला यूएसए के अंडर आ जाता है, ठीक है। लेकिन बाद में जब यहाँ सिविल वॉर स्टार्ट होता है नॉर्थ साउथ के बीच में, जब वेपनरी वाली लड़ाई होती है, तब यहाँ पे नॉर्थ वियतनाम जीत जाता है और पूरे वियतनाम में जो है वो कम्युनिज्म आ जाता है। वही सेम चीज़ कोरिया के साथ भी हुआ था कि 1950 से 53 तक ये भी चला था, और इसमें भी जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया था वो डिवाइड हो गए थे, और आज तक हमें देखने को मिल रहा है जो नॉर्थ कोरिया है वो कम्युनिस्ट है और साउथ कोरिया जो है वो डेमोक्रेटिक है, ठीक है। बाकी गल्फ ऑफ टोंकिंग इंसिडेंट अगस्त 1964 में हुआ था, जिसने यहाँ पे पूरे तरीके से चांस प्रोवाइड कर दिया था अमेरिका को टू इंटरफेयर इन द वियतनाम वॉर, जो कि नॉर्थ और साउथ के बीच में चल रहा था। नाउ हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। ये सब तो मान लो सिलेबस में अब है ही नहीं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस कोल्ड वॉर चैप्टर का, बिकॉज इट वाज अ पॉइंट जहाँ पे ऐसा लगा था कि अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो ही जाएगा यूएस और यूएसएसआर के बीच में, यानी कि अब तो थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने ही वाला है, ठीक है। ऐसा क्या हुआ था, देखो, It was a undeclared nuclear war between USA and USSR as a direct violent confrontation took place in the Cold War era। यानी कि न्यूक्लियर वॉर होने के चांसेस पूरे थे इस टाइम पे। अब अगर हम लोग बैकग्राउंड देखें कि व्हाट वाज द कॉज बिहाइंड दिस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑफ 1962, तो देखो क्यूबा जो था एक कंट्री है, ठीक है, याद रखना, वाज मोस्टली अंडर कंट्रोल ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी। मतलब क्या है कि मान लो ये है नॉर्थ अमेरिका,
ठीक है, कॉन्टिनेंट की मैं बात कर रहा हूँ। और यहीं पे ना है यूएसए और नीचे है साउथ अमेरिका, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो एक सेंट्रल अमेरिका वाला पोर्शन आ जाए है, उधर ही एक छोटा सा आइसलैंड है, उसी का नाम है क्यूबा। ये एक ऐसी कंट्री थी जो कि यूएसए के अंडर थी उस टाइम पे, यानी इनडायरेक्टली यूएसए इनको कंट्रोल करता था, बिकॉज यहाँ पे पूरे तरीके से जो क्यूबा था वो यहाँ डिपेंडेंट था ऑन यूएसए, और यूएसए का ये प्रोटेक्टोरेट एक टाइप से बन चुका था। जैसे इटली का प्रोटेक्टोरेट कौन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, आपको मैंने बताया था ना, अल्बानिया। तो वैसे ही यहाँ पे यूएसए जो है वो क्यूबा की इकोनॉमी को पूरे तरीके से कंट्रोल करता था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे जो क्यूबा था वो शुगर का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता था, ठीक है। शुगर का प्रोडक्शन हमें क्यूबा में देखने को मिलता था, जो कि अल्टीमेटली अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद हो जाता था, बिकॉज वो इसको एक्सप्लॉइट करता था। लेकिन बाद में यहाँ पे एक बटिस्टा थे, ठीक है ना, बटिस्टा रूलर का नाम है, बटिस्टा, ठीक है, बटिस्टा वॉज अ अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव इन द पावर एज ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर, यानी कि क्यूबा में बटिस्टा की सरकार थी। बटिस्टा जो थे वो अमेरिका के ही एक टाइप से पपेट थे, ठीक है, अमेरिका के ही पपेट गवर्नमेंट के लीडर थे, ठीक है। और यहाँ पे क्यूबा में ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप चलाई जा रही थी, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड थे, पीजेंट सफ़र कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे रेवोल्यूशन आता है, बाद में चल के रेवोल्यूशन आता है किसकी लीडरशिप के अंडर, फिडेल कैस्ट्रो, फिडेल कैस्ट्रो, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये याद रखना आप लोग, दैट फिडेल कैस्ट्रो जो है वो रेवोल्यूशन लेके आते हैं क्यूबा में, और यहाँ पे 1959 में लिबरल गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं और कम्युनिस्ट पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करते हैं क्यूबा के अंडर, ठीक है। ये बटिस्टा जो थे उनको हटा देते हैं, डिक्टेटरशिप खत्म हो जाती है इनकी, और यहाँ पे यूएसए के साथ सारे रिलेशंस जो है फिडेल कैस्ट्रो की सरकार वो तोड़ देती है, और पूरे तरीके से ये लोग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। शुगर का प्रोडक्शन अब क्यूबा खुद संभालती है। फिर यहाँ पे 1961 में हम लोग क्या देखते हैं कि कैस्ट्रो की सरकार को हटाने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए जाते हैं। प्रेसिडेंट केनेडी सीक्रेटली जो है वो स्टार्ट कर देते हैं इन्वेड करना, ठीक है, इन्वेड करना क्यूबा को और ओवरथ्रो करना कम्युनिज्म को फ्रॉम दी क्यूबा। इसी को कहा जाता है बे ऑफ पिग्स कैंपेन, जो कि बहुत सीक्रेट कैंपेन था यूएसए का, लेकिन फेल कर जाता है। क्यों? बिकॉज क्यूबा को यूएसएसआर का सपोर्ट मिल रहा था। तो जब फिडेल कैस्ट्रो का रिक्वेस्ट आता है कि हमें इस अमेरिका के डोमिनेंस से बचाओ, तब यहाँ पे क्रुश्चेव जो है, निकिता क्रुश्चेव, वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल्स को डिप्लॉय कर देंगे क्यूबा में, ताकि यूएसए जो है उसके ऊपर थ्रेट रहेगा, यूएसए के सिटीज़ के ऊपर थ्रेट रहेगा कि अगर आपने क्यूबा में एंटर करने की कोशिश की तो हमारे एटम बम्स यहाँ से चल जाएंगे आपके ऊपर, आपकी सिटीज़ डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब ये जो है एक टाइप से रीज़न बन गया था फॉर अ हॉट वॉर। अच्छा, यूएसए जो है उसने भी ऐसा ही सेम चीज़ कुछ टाइम पहले किया था इन द टर्की, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताता हूँ इसको। जो यूएसए था उसने भी जुपिटर मिसाइल्स को यानी कि ये भी एक टाइप के न्यूक्लियर मिसाइल्स ही थे, उनको डिप्लॉय कर रखा था टर्की में, ठीक है। उनको कहाँ डिप्लॉय रख रहा था? टर्की में। टर्की आपको याद है ना, ऑफ कोर्स वेस्टर्न ब्लॉक का ही पार्ट था, ईस्ट में होते हुए भी। तो यहाँ पे जुपिटर मिसाइल्स टर्की में जो थे वो रशियन सिटीज़ को एम कर रहे थे, यानी कि रशिया के ऊपर अटैक हो जाता अगर वो टर्की को इन्वेड करते तो वही एक्सक्यूज़ यहाँ रशिया ने दिया कि हमने भी तो वही चीज़ें की हैं जो आपने हमारे साथ किया है, आप अपने जुपिटर मिसाइल को हटा दो, हम भी अपना ये जो क्यूबन मिसाइल्स हैं उनको हटा देंगे। तो वही यहाँ पे होता है कि जो बाद में सिचुएशन है वो सॉल्व हो जाता है बिना किसी थर्ड वर्ल्ड वॉर के, पीसफुल नेगोशिएशंस होते हैं, क्योंकि जो यूएसए के प्रेसिडेंट कैनेडी थे वो प्रॉमिस करते हैं कि वो क्यूबा को फ्यूचर में इन्वेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप अपने मिसाइल हटा दो, कोई डर की बात नहीं है, फिडेल कैस्ट्रो की सरकार आराम से राज करे, और साथ ही साथ हम लोग जुपिटर मिसाइल्स को भी हटा देंगे जो कि टर्की में है और आपकी सिटीज़ को टारगेट कर रही हैं। इन रिटर्न जो निकिता क्रुश्चेव हैं यूएसएसआर के, वो विड्रॉ कर लेते हैं इन मिसाइल्स को, न्यूक्लियर मिसाइल्स को क्यूबा से। और 1963 में यूएसए, ब्रिटेन एंड यूएसएसआर साइन करते हैं न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ताकि यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो सके, यानी कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को रोका जाए
और यहाँ पे ह्यूमन लाइव्स बचाए जाए ताकि जो न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोडक्शन है वो कम हो। और इसी के बाद 1963 में एक और चीज़ होती है कि एक टेलीफोन लाइन कॉल्ड हॉटलाइन was introduced in the both capital cities of USA and USSR, that are Moscow and Washington DC, to increase the communication among the both countries. क्लियर है ना? यहाँ पे एक बार फिर से मैं सारी चीज़ों को बताऊं तो बेसिकली अभी तक क्या कहा जा रहा है, क्यूबा स्टार्टिंग से किसके अंडर था? अमेरिकन कंट्रोल के अंडर था, ठीक है, बिकॉज क्यूबा की इकोनॉमी को अमेरिका कंट्रोल कर रहा था। क्यों? बिकॉज क्यूबा में अमेरिका का ही एक पपेट सरकार था और डिक्टेटरशिप चल रहा था बटिस्टा का, ठीक है, बटिस्टा लीडर का नाम है। अब क्यूबा के लोग जो थे वो बहुत परेशान थे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, पीजेंट्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू पे करना पड़ रहा था। इस वजह से हम लोग देखते हैं कि एक रेवोल्यूशन आता है और ये रेवोल्यूशन में लीडर कौन होते हैं? फिडेल कैस्ट्रो। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फिडेल कैस्ट्रो। और फिडेल कैस्ट्रो ओवरथ्रो कर देते हैं बटिस्टा की सरकार को और क्या इस्टेब्लिश करते हैं? कम्युनिज्म। और यूएसएसआर के सपोर्ट से यहाँ पे यूएसए जो कंटिन्यूअस इन्वेजन्स कर रहा था क्यूबा के ऊपर, उसको रोक देते हैं। और उन इन्वेजन्स में एक इन्वेजन का नाम क्या दिया गया था? बे ऑफ पिग्स कैंपेन। किसने लॉन्च किया था? प्रेसिडेंट कैनेडी ने। बाद में सेम ईयर 1962 में यहाँ पे इन्हीं इन्वेजन से बचाने के लिए यूएसएसआर क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स को डिप्लॉय कर देता है, ठीक है। और न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो डायरेक्टली किसको टारगेट कर रही होती हैं? अमेरिकन सिटीज़ को, कि अगर अमेरिका ने कोशिश किया क्यूबा को इन्वेड करने का तो ये न्यूक्लियर मिसाइल चल जाएंगे आपकी सिटीज़ के ऊपर। लेकिन इसके पीछे एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न दिया था यूएसएसआर ने कि आपने भी तो ये सेम चीज़ हमारे साथ की है, जैसे कि टर्की में जुपिटर मिसाइल्स यानी एक टाइप के न्यूक्लियर मिसाइल्स अमेरिका ने डिप्लॉय कर रखे थे यूएसएसआर के अगेंस्ट रशियन सिटीज़ को टारगेट करते हुए कि अगर आपने टर्की को इन्वेड किया तो हम ये जुपिटर मिसाइल चला देंगे। तो वही सेम चीज़ तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन बाद में चल के ब्रिटेन एंटर करता है, ठीक है। और नॉन अलाइड कंट्रीज भी थी, ये लोग भी थोड़ा सा इनके बीच में नेगोशिएशंस बैठाते हैं और क्या डिसाइड किया जाता है कि क्रुश्चेव कहते हैं कि ठीक है, हम अपने ये क्यूबन मिसाइल्स को वापस लेते हैं और बदले में जो ये कैनेडी थे वो क्या कहते हैं कि जो जुपिटर मिसाइल्स हैं हम उनको हटा रहे हैं और क्यूबा के ऊपर हम फ्यूचर में कभी इन्वेड नहीं करेंगे। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं बिकॉज एग्जाम्स में आपको ये पॉइंट वाइज लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ की गई इसी के रिएक्शन में 1963 में, ठीक है, अगले ही साल एक टेलीफोन लाइन बनाया गया, यानी कि अगर कोई भी फ्यूचर में ऐसा सिनेरियो हुआ देश में, ठीक है, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में अगर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होने वाला हो तो आप लोग फ़ोन पे पहले बात कर लेना, ठीक है। तो वॉशिंगटन में और मॉस्को में यानी दोनों के कैपिटल सिटीज़ में ये चीज़ बैठाई गई थी, ठीक है, कि आप लोग बात कर लेना, कोई न्यूक्लियर वॉर ना हो उसको रोकने के लिए। तो न्यूक्लियर वॉर होता तो पूरे वर्ल्ड को पता था कि डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन होता, बिकॉज सिर्फ एक जापान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन गिरा था तो इतना मतलब लोगों ने सफ़र किया था। तो पूरे देश में विदेश में अगर यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स वाला वॉर चल जाता इन दो सुपर पावर्स में तो सोचो क्या होता। तो वही चीज़ रोकना था। और साथ ही साथ 1963 में न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी साइन किया गया था ब्रिटेन, अमेरिका और यूएसएसआर के द्वारा। किस लिए? ताकि जो न्यूक्लियर वेपन्स का रेस है वो थोड़ा कम हो और यहाँ पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को बचाया जाए, ठीक है। सो दिस वाज द एंड ऑफ द टॉपिक। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नंबर 4, दैट इज डेंटेंट। अभी जो टर्म है डेंटेंट, उसका मतलब क्या है? तो ये एक फ्रेंच वर्ड है जो कि डिनोट करता है अ फेज इन अ कोल्ड वॉर विच इज़ अबाउट टेम्पररी पीस, ठीक है। यानी कि इट रेफर्स टू द सॉल्विंग ऑफ relations in the international tensions or a political conflict between the both superpowers as a result of a peaceful agreements signed in a fear of nuclear war। यानी कि कोई न्यूक्लियर वॉर ना हो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट साइन किया था सुपर पावर्स ने, जैसे कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी
of 1972 between US President Nixon and Soviet leader Brezhnev, ठीक है, Brezhnev, एंड डिक्लाइन इन द न्यूक्लियर आर्म्स रेस, यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी जो 1972 का था, उसके वजह से न्यूक्लियर आर्म्स रेस यानी कि जो वेपनरी का प्रोडक्शन अभी तक चल रहा था वो कम होता है. देन वी कैन सी द कॉजेज बिहाइंड द डेंटेंट, यानी कि डेंटेंट आखिर आया क्यों. तो डेंटेंट के आने के पीछे रीजन था दैट इकोनॉमिक सिचुएशंस वर गेटिंग वर्सन स्पेशली इन यूएसएसआर ड्यू टू द कंपटीशन एज बजट वाज वेस्टेज ऑन द न्यूक्लियर वेपन्स, सो नो वेलफेयर फॉर द पीपल. यानी यूएसएसआर में यहाँ पे जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी. ठीक है, देयर वाज अ फॉल ऑफ जीडीपी. क्यों ऐसा हो रहा था? बिकॉज यूएसएसआर अपना पूरा का पूरा पैसा यूएसए के साथ कॉम्पीट करने में ही लगा रहा था. वो सिर्फ अपना वेपनरी इंक्रीज करने में था, जिसकी वजह से लोगों का वेलफेयर नहीं हो पा रहा था, जो कि अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ कंट्री. देन यहाँ पे हमें देखने को मिला सेकेंड कॉज, दैट वाज द यूएसए रियलाइज दैट इंटरफेयरिंग इन इंटरनल मैटर्स ऑफ अदर विल नॉट रिमूव कम्युनिज्म आफ्टर डिफीट इन क्यूबा, कोरिया एंड वियतनाम. यानी कि कोरिया में, वियतनाम में, क्यूबा में हारने के बाद यूएसए अब सोचता है कि अरे यार, कम्युनिज्म को हम लोग ऐसे नहीं हटा सकते हैं उनके मैटर्स में, इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करके. देन द थर्ड पॉइंट वाज ऑस्ट पॉलिटिक. तो ऑस्ट पॉलिटिक एक फॉरेन पॉलिसी था. ठीक है, ये जो ऑस्ट पॉलिटिक था वो एक फॉरेन पॉलिसी था, जर्मन वर्ड है ये. ठीक है, किसका फॉरेन पॉलिसी था? वेस्ट जर्मन चांसलर, यानी कि जो वेस्ट जर्मनी के चांसलर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, 1969 के बाद से ही उनको गुड रिलेशंस बनाना था विद द ईस्टर्न ब्लॉक्स, उसी के लिए इन्होंने लाया था. इनका वैसे नाम था विली ब्रांट, याद रख सकते हो आप लोग. देन यूएसए एंड पीआरसी वाज गेटिंग हाईली फ्रेंडली ड्यूरिंग 1970s, यानी कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना था और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, इन दोनों के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस हमें देखने को मिले थे 1970s के बाद से. एंड ऑफ कोर्स जब से यहाँ पे साइनो सोवियत स्प्लिट हुआ था तब से तो चाइना जो है वो यूएसए के साथ अच्छा हो ही गया था. फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये तो डेंटेंट चलता है लेकिन बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं चल पाता है, और फिर सेकेंड कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है. डैट इज़ नॉट इन द सिलेबस, बट मैं इतना बता रहा हूँ कि क्यों स्टार्ट होता है. जब यहाँ पे सोवियत जो है वो इन्वेजन करते हैं अफगानिस्तान का 1979 में. और 1979 में यहाँ पे क्यों अफगानिस्तान को इन्वेट किया जाता है? ताकि यहाँ पे जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है वहाँ की कंट्रोल की जा सके, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर नहीं चाहते थे. इस वजह से वो सपोर्ट भेजते हैं अफगानिस्तान में, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है और यूएसएसआर के अंडर अफगानिस्तान आ जाता है. ठीक है, और इसी के बाद से फिर से यहाँ पे जो कोल्ड वॉर है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसको सेकेंड कोल्ड वॉर कहा जाता है. देन यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक नंबर 5 पे, विच इज़ द लास्ट वन ऑफ दिस चैप्टर, कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर. यानी कि जो यूएसएसआर था 1922 से चलता आ रहा था और 1991 में आखिरकार क्यों ख़त्म हो गया, उसके पीछे रीज़न क्या था? तो यहाँ पे डिक्लाइन इन इकोनॉमी, क्या रीज़न था? सबसे पहले डिक्लाइन इन इकोनॉमी, यानी कि जो इकोनॉमी थी यूएसएसआर की वो मैंने अभी आपको बताया कि गिरती जा रही थी. ठीक है, स्पेशली आफ्टर द इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, बिकॉज उसको यहाँ पे मिलिट्री को मेंटेन करना पड़ रहा था अफगानिस्तान के मिलिटेंट्स से फाइट करने के लिए. देन सेकेंड वॉज एक्सप्लोजन ऑफ चेर्नोबिल पावर प्लांट इन यूक्रेन इन 1986 हैड एक्सपोज्ड हॉरर्स ऑफ न्यूक्लियर वॉर. मतलब जो चेर्नोबिल पावर प्लांट का एक्सप्लोजन हुआ था, यूक्रेन में चेर्नोबिल आता है, तो उसके बाद से तो अब ये हो रहा था कि अरे न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक्सप्लोजन पे ये हो रहा है, इतना म्यूटेशन कॉज हो रहा है लोगों को, तो सोचो अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो क्या होगा. फिर उसके बाद एक और चीज़ हमें देखने को मिली जो कि खुद में ही एक टॉपिक है, कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप. यानी कि जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, ईस्टर्न ब्लॉक था, अभी तक यूएसएसआर के कंट्रोल के अंदर जितने भी कंट्रीज थी, अब वहाँ बस बहुत हो गया, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाते हैं, और लोगों को अब डेमोक्रेसी चाहिए थी, कम्युनिज्म को हटाना था. उसी की वजह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं दैट मेनली आप लोग के सिलेबस में से 2 कंट्रीज हैं, पोलैंड एंड ईस्ट जर्मनी. यानी कि पोलैंड और ईस्ट जर्मनी से कैसे कम्युनिज्म खत्म होता है, तो चलो वही कहानी देख लेते हैं. ड्यू टू प्रोटेस्ट इन द पोलैंड फ्रॉम 1988 अंडर स्ट्राइक्स कंडक्टेड बाय द सॉलिडारिटी ट्रेड यूनियन
यहाँ पे स्टार्ट करती है ये चीज़ को। एंड इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1989 विच गॉन टोटली अगेंस्ट कम्युनिस्ट, एंड जो न्यू प्रेसिडेंट है वो लेच वेलेसा सॉलिडारिटी लीडर बनते हैं। देन वी कैन सी ड्यू टू द सेवरल एक्सप्लॉयटेशन एंड नो प्राइवेट ओनरशिप इन द ईस्ट जर्मनी, पीपल डिमॉन्स्ट्रेटेड फॉर देयर सिविल लिबर्टीज इन 1989 एज अ बर्लिन वॉल वाज ब्रोकन। यानी 1989 में लोगों ने गुस्से से आके बर्लिन वॉल को तोड़ दिया था। 1989 में जो बर्लिन वॉल पहले बना था 1961 में, उसको तोड़ दिया गया था। लोगों ने गुस्से से आके इसको तोड़ दिया था। एंड इलेक्शन जो है वो दोबारा से होते हैं पूरे के पूरे यूनिफाइड जर्मनी में 1990 में, ठीक है, 1990 में। और वेस्ट जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वही मेजॉरिटी जीतती है और यहाँ पे पूरे जर्मनी में डेमोक्रेसी आ जाता है, ठीक है। तो ये जो जर्मनी था वो अब इंडिपेंडेंट हो गया था इन सारे वेस्टर्न ईस्टर्न कंट्रीज के डोमिनेंस से। और एक और कंट्री है, आप लोग याद रख सकते हो, चेस्लोवाकिया में वेलवेट रेवोल्यूशन हुआ था, दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। Then we can see others who removed communism were Romania, Albania, Hungary and Bulgaria। इन सारे कंट्रीज में भी कम्युनिज्म खत्म हो गया था। इसके बाद अगला यहाँ पे बात करें तो पॉलिटिकल फैक्टर। अब यहाँ पे यूएसएसआर में ना एक नए प्रेसिडेंट आ गए थे, मिखाइल गोर्बाचेव। अब मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो 1985 में पावर में आए थे। याद रखना, इन्होंने यूएसएसआर को बिल्कुल बदल के रख दिया था। इन्होंने फॉलो किया पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ कम्युनिज्म, यानी पूरे तरीके से कम्युनिज्म को इन्होंने रिफॉर्म कर दिया। यानी कि जो लेनिन स्टालिन वाला वर्जन था जो कि सिविल लिबर्टीज नहीं देता था, उसको चेंज करके यहाँ पे अब सिविल लिबर्टीज ये देने लग गए थे। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया गेलेस्नॉट्स। गेलेस्नॉट्स ये दोनों ही रशियन वर्ड्स याद रखना। गेलेस्नॉट्स इसका मतलब होता है ओपननेस, यानी कि सोशियो कल्चरल फील्ड्स में सबको फ्रीडम दे दी गई। यानी प्रेस और मीडिया कुछ भी छाप सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकता है। एंटी लेनिन या एंटी स्टालिनिस्ट जो फिल्म्स थे उनके ऊपर से भी बैन हटा दिया गया। जो नॉवेल्स हटाए गए थे पहले, जो यूएसएसआर की रियलिटीज को दिखाते थे उनको भी वापस ला दिया गया। देन सेकंड वाज पेरिस्ट्रोकिया। पेरिस्ट्रोकिया मींस रीस्ट्रक्चरिंग। अब रीस्ट्रक्चरिंग में क्या किया गया कि यहाँ पे सोवियत इकोनॉमी को रिफॉर्म किया गया, पॉलिटिकल पॉलिसीज को रिफॉर्म किया गया, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन लाया गया पावर का, और यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज अब राइज करने लगी। एंड साथ ही साथ यहाँ पे फ्री इलेक्शन भी इंट्रोड्यूस किया गया। एंड बाद में चल के यहाँ पे लिमिटेड प्राइवेटाइजेशन भी दे दिया गया था इंडस्ट्रीज को। यानी कि जो मेन कम्युनिज्म का एम होता है ना, वो अब खत्म ही कर रहे थे मिखाइल गोर्बाचेव। ये जब पॉलिसीज गोर्बाचेव की ऑर्थोडॉक्स कम्युनिस्ट देखते हैं तो अब उनको लगता है कि अरे ये तो इतने पुराने हमारे यूएसएसआर को खत्म करके ही मानेंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ये सब लोग हैं मिल के ऑर्थोडॉक्स कम्युनिस्ट गोर्बाचेव को हाउस अरेस्ट में डाल देते हैं, यानी कि इनको पोजीशन से हटा देते हैं। और इनके बाद बोरिस येल्त्सिन नए प्रेसिडेंट बनते हैं यूएसएसआर के, और जब वो आते हैं तो वो फेवर में होते हैं इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। वो चाहते थे कि जितने भी 15 रिपब्लिक्स थे वो सारे आज़ाद हो जाएं, यानी 15 रिपब्लिक्स थे इंक्लूडिंग रशिया, वो सब आज़ाद हो जाएं और सब अपना अपना कंट्री बना ले। तो बस इसी के बाद प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं यूक्रेन में सबसे पहले, एंड कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान इज अ सेंट्रल एशियन कंट्री। एंड देन बाल्टिक स्टेट्स में भी हमें प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, एंड इन द 1990। एंड ये लोग डिक्लेयर कर देते हैं फ्रीडम, ठीक है। स्टार्टिंग में गोर्बाचेव ने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, लेकिन बाद में चल के ऑफकोर्स येल्त्सिन रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। उसके बाद आता है ऑगस्ट कूप 1991 का। ऑगस्ट कूप यानायेव यानी कि वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा इनफ इज इनफ और उन्होंने लॉन्च कर दिया एक अपराइजिंग, और उन्होंने यहाँ बोरिस येल्त्सिन के टुवर्ड्स चार्ज किया व्हाइट हाउस पार्लियामेंट में। लेकिन यहाँ पे फेल हो गया क्योंकि जो ट्रूप्स थे उनका साथ देने से मना कर दिया उन्होंने, और वो येल्त्सिन के फेवर में थे, यानी कि जो आर्मी थी खुद येल्त्सिन के फेवर में थी। तो यानायेव जो है वो सरेंडर कर देते हैं, और इसके बाद जो येल्त्सिन है वो फ्लैग ऑफ रशिया को लहराते हैं, नए लीडर बन जाते हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर्म होता है विद द अदर रिपब्लिक्स बाय गिविंग देम एब्सोल्यूट फ्रीडम, और जो उनका रिलेशन यूएसए के साथ वो भी बेटर हो जाता है अंडर द प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश। एंड फाइनली एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, यूनिपोलर वर्ल्ड जो है वो यहाँ से एस्टेब्लिश हो जाता है। याद रखना कि जो वेस्टर्न स्टाइल कैपिटलिज्म है विद मार्केट लाइक रिफॉर्म्स, वो चाहते थे जो बोरिस येल्त्सिन है वो रशिया में आए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की डेंटेंट की। डेंटेंट का मतलब क्या था कि यहाँ पे रिलेशंस अच्छे हुए। रिलेशंस अच्छे होने का मतलब क्या है, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी 1972 में लाई गई। उसके अलावा यहाँ पे जो यूएसएसआर की इकॉनमी थी वो गिर रही थी। यूएसए जो है वो ऑलरेडी हार चुका था वियतनाम, कोरियन, क्यूबन, इस सारे वॉर्स में, तो वो सोच रहा था कि अब
फ़ायदा नहीं है फालतू के मैटर्स में इंटरफेयर करके। देन ऑस्ट पॉलिटिक लाया गया था विली ब्राल्ट वेस्टर्न जर्मन चांसलर के द्वारा फॉर इम्प्रूविंग द रिलेशंस विद द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। देन यूएसए एंड पीआरसी का रिलेशन अच्छा हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म में देखने को मिलता है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, मेनली पोलैंड में। यहाँ पे सॉलिडारिटी ट्रेड यूनियन मूवमेंट आता है बाय द सॉलिडारिटी पार्टी और उसके लीडर लेच वालेसा जो है वो बाद में चल के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। देन जर्मनी का रीयूनिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। बर्लिन वॉल 1989 में गिरा दिया गया था। देन हम लोग देखते हैं कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं पावर में 1985 में। 1985 में पावर में आने के बाद से ही ये गैलेस्नॉस्ट पेरिस्ट्रोकिया जैसे रिफॉर्म्स लाते हैं, जिसके वजह से जो ऑर्थोडॉक्स कम्युनिस्ट थे वो गुस्सा आ जाते हैं और इनको हाउस अरेस्ट में डाल देते हैं। इनके पोजीशन से हटते ही बोरिस येल्त्सिन आ जाते हैं। बोरिस येल्त्सिन जब 1991 में आते हैं तो वो यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी रिपब्लिक्स थे, ठीक है, यहाँ पे यूएसएसआर जो है वो 15 कंट्री से मिलकर बना हुआ था, ठीक है। अब ये 15 में रशिया भी एक था, तो रशिया के अलावा जो 14 बचे, ठीक है, 14 रिपब्लिक्स ने अपना अपना इंडिपेंडेंस स्टार्ट कर दिया डिक्लेयर करना। यूक्रेन, कजाकिस्तान, बाल्टिक स्टेट्स ऑफ लिथुआनिया, लथाविया, ये सारे मतलब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे थे। स्टार्टिंग में गोर्बाचेव ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, लेकिन येल्त्सिन के आते ये सब रिकॉग्नाइज हो गया और ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ अच्छा रिलेशन बनाने लगे। तब यहाँ पे यनायेव जो उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट थे, यनायेव का यहाँ पे आता है एक कूप, ठीक है, मिलिट्री कूप, लेकिन उनको ट्रूप्स ही सपोर्ट करने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सरेंडर कर देते हैं और यहाँ पे बोरिस येल्त्सिन रशिया का फ्लैग लहराते हैं और फाइनली हमें देखने को मिलता है कि जो इंडिपेंडेंस है वो सारे रिपब्लिक्स का कंप्लीट हो जाता है 1992 तक और कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है। यूनिपोलर वर्ल्ड की स्टार्टिंग यहीं से हो जाती है, यानी कि डोमिनेंस ऑफ अमेरिका। क्लियर हो गया ना। अब हम लोग यहाँ पे एक बार मेरे नोट्स को देख लेते हैं, यानी स्टार्टिंग से एंड तक हमने अभी तक क्या क्या चैप्टर में पढ़ा, अब वो आप लोग को एक बार क्लियर हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स मैंने अभी तक तो आपको जो सिलेबस में नहीं था वो भी बताया, अब मैं आप लोगों को सिर्फ टू द सिलेबस वाली चीज़ें ही दिखाने वाला हूँ। अब मैं आप लोगों को एक क्विक रीडिंग प्रोवाइड करने वाला हूँ ऑफ दिस चैप्टर कोल्ड वॉर फ्रॉम 1945 टू 1991। 1945 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद से लेके 1991 यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर तक ये कोल्ड वॉर चला था। इसमें अलग अलग फेजेस हमें देखने को मिले, कभी कोल्ड वॉर हो रहा था, कभी थॉ हो रहा था, कभी डेंटेंट हो रहा था, कभी फिर सेकेंड कोल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ पे कोल्ड वॉर का मतलब मैंने आपको बता दिया था, डैट वाज अ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। और ये क्यों अराइज हुआ था, तो दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के आने की वजह से आफ्टर द राइज ऑफ सुपर पावर्स ड्यूरिंग द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। यूएसए किसका सपोर्टर था, डेमोक्रेसी का, कैपिटलिज्म का, और यूएसएसआर यहाँ पे किसका सपोर्टर था, आप लोगों के कम्युनिज्म का। तो यहाँ पे लिखा है कि एलाइड पावर्स स्टार्टेड नेगोशिएटिंग फॉर फ्यूचर पीस ट्रीटीज एंड सेटलमेंट्स ड्यूरिंग द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सबसे पहले हुआ था लंदन कॉन्फ्रेंस। लंदन कॉन्फ्रेंस 1944 में हुआ था। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन एंड रशिया ने यानी यूएसएसआर ने एग्री किया था टू डिवाइड जर्मनी अमॉन्ग देमसेल्फ। फिर उसके बाद याल्टा कॉन्फ्रेंस, यानी याल्टा यानी क्रीमिया में रशिया में है, फरवरी 1945 में हुआ था। इसमें चर्चिल, रूजवेल्ट एंड स्टालिन ने डिसाइड किया था टू फॉर्म अ इंटरनेशनल पीस ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूएनओ की बात हो रही है। देन पनिश नाजीज एज अ वॉर क्रिमिनल्स, उनको रिपरेशन भी पे करना होगा वॉर का। देन फ्री इलेक्शंस होंगे ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स में, ठीक है। देन रशिया वॉज गिवन साउथ सिकार्लिन, कुरेल आइसलैंड्स एंड पोर्ट आर्थर इन फार ईस्ट। मैंने बताया था ना आपको कि स्टालिन ने फार ईस्ट में कुछ टेरिटरीज़ का डिमांड किया था इन रिटर्न टू सपोर्ट यूएसए इन डिफीटिंग जापान। तो बस वही टेरिटरीज़ का नाम यहाँ पे दिया है, डैट इज़ द साउथ सिकार्लिन, कुरेल आइसलैंड एंड पोर्ट आर्थर, ठीक है। Then some members of the Polish government should be allowed to join with the communist government, but total control of the communist। ये हमने ऑलरेडी पोलैंड वाला सीन देखा ही था। Then Stalin demanded German territories from the east of river Oder and Neisse, but no talks about this in the Yalta conference। So later Stalin occupied and Truman Churchill did not like this। तो इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया गया है अबाउट द पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस। पोस्टडैम जर्मनी में बर्लिन शहर में है, 1945 का, अगस्त 1945 का। स्टालिन, ट्रूमन, चर्चिल लेटर रिप्लेस्ड बाय एटली, क्लेमेंट एटली। नाजी पार्टी वाज बैंड एंड रशिया वुड गेट हाफ पोर्शन ऑफ द रिपरेशन एज सफर्ड लॉसेज। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। यहाँ पे फल्टन स्पीच है चर्चिल का, और स्टालिन का भी स्पीच है, ठीक है, जिसमें उन्होंने कॉन्ट्राडिक्टिंग बातें बोली थी।
उसके बाद यहाँ आए तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की बात की गई है कि कैसे वो यूएसएसआर का पार्ट बन जाते हैं, ये सारे कंट्रीज़ का नाम है। और कम्युनिस्ट टेक ओवर ऑफ चेकोस्लोवाकिया भी होता है 1948 में। फिर यहाँ पे जो टर्म कोल्ड वॉर है वो अमेरिकन ओरिजिन का है। क्यों? बिकॉज जो बर्नर्ड बारूच है, प्लीज़ ये नाम याद रखना, बर्नर्ड बारूच ने 1947 में इसको सबसे पहले सामने लाया था लोगों के, और वॉल्टर लिपमैन ने इस वर्ड को पॉपुलराइज़ किया था इन हीज़ बुक। मैंने क्या बताया कि जो टर्म कोल्ड वॉर है मतलब वो जो पर्टिकुलर सिचुएशन था राइवलरी का बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, उसको डोनेट करने के लिए अमेरिकन पर्सन थे एक बर्नर्ड बारूच, उन्होंने ही ये नाम रख दिया था कोल्ड वॉर, ठीक है, 1947 में। और ये बर्नर्ड बारूच का जो टर्म था इसको पॉपुलराइज अपने बुक में वॉल्टर लिपमैन ने किया था कि वो जो एक पर्टिकुलर सिनेरियो हुआ था ना कुछ सालों के लिए, उसको हम कोल्ड वॉर कहेंगे क्योंकि एक्चुअली में कोई वॉर नहीं था। देन डॉक्टर ब्रेनेट ने इसको कहा था हॉट पीस, ठीक है, हॉट पीस, एंड कैनेडी ने इसको कहा था हार्ड एंड बिटर पीस। कोल्ड वॉर के क्या क्या कॉजेज़ थे? सबसे पहले इन 1918 ड्यूरिंग द सिविल वॉर बिटवीन द बोल्शेविक्स रेड आर्मी एंड वाइट्स इन द यूएसएसआर, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान हेल्प्ड काउंटर रेवोल्यूशनरी टू डिस्ट्रॉय कम्युनिज्म। कहा यह जा रहा है कि कोल्ड वॉर का ना रूट 1918 से ही है। जब 1918 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन यानी रशियन रेवोल्यूशन आया था तो उस टाइम पे रेड आर्मी यानी कम्युनिस्ट की आर्मी के खिलाफ यहाँ पे वाइट्स लड़ रहे थे, और वाइट्स को यूएसएसआर में सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और जापान वाले। तो उसी की वजह से जब से ये कम्युनिस्ट पावर में आए थे उनको ऐसा लग रहा था कि ये तो हमारे दुश्मन हैं, बिकॉज इन देशों ने ही हमारे दुश्मनों को सपोर्ट किया था हमको हराने के लिए। ये जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन डेमोक्रेसी यानी प्राइवेट ओनरशिप एंड कम्युनिज्म यानी रूल ऑफ स्टेट बाय द प्रोलेटरेट, जो कार्ल मार्क्स ने कहा था, वही ये कोल्ड वॉर बन गया था। देन अमेरिका पोजीशन इन द वेस्ट जर्मनी एंड जापान हैड बॉट क्लोज टू सोवियत फ्रंटियर्स एंड एबोलिशन ऑफ द लैंड लीज ईट, देन ऑल्सो व्हेन Soviet needed for reconstruction made them unhappy. Then Western states opposed Sovietization of the East European countries and always tried to stop spread of communism. Tension was a war of nerves, ठीक है, war of nerves. एंड ट्रूमन डॉक्ट्राइन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कैसे इन्होंने ग्रीस और टर्की को हेल्प किया। फिर उसके बाद ये मार्शल एड है, मार्शल एड भी आप लोग ऐसे ही रीड आउट कर सकते हो, मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ। देन देयर इज़ अ मोलोटोव प्लान, ठीक है, मोलोटोव प्लान यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। एंड मोलोटोव प्लान के बाद यहाँ पे कॉमिनकॉन और कॉमिनफॉर्म, इनका आप लोगों को फुल फॉर्म याद रखना है। कॉमिनफॉर्म यानी कि कम्युनिस्ट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एंड कॉमिनकॉन यानी कि काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस। देन इवेंट्स की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखना एक चीज़, डैट यहाँ पे कम्युनिस्ट टेक ओवर हुआ था चेकोस्लोवाकिया का 1948 में, और इसी के चलते जो 1948 में इलेक्शंस होने थे वो नहीं हो पाए थे, ठीक है, जिनमें कहा गया था कि कम्युनिस्ट हारेंगे। और क्यों हारेंगे? बिकॉज उन्होंने मार्शल प्लान को रिफ्यूज़ कर दिया था। इसके बाद जब कूप आता है तो मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करवा दिया जाता है जो कि नॉन कम्युनिस्ट होते हैं, और जो इलेक्शंस होता है वो तो होता ही है वैसे 1948 में, लेकिन उन इलेक्शंस में सारे कैंडिडेट जो थे वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट होते हैं, ठीक है। तो चेकोस्लोवाकिया में कम्युनिज्म आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे वेस्टर्न पावर्स प्रोटेस्टेड बिकॉज अर्लियर चेकोस्लोवाकिया एक्टेड एज अ ब्रिज, तो वही मैंने बताया था, जो पफर वाली बात थी वही यहाँ पर मैंने लिख रखी है, ठीक है। देन वापस यहाँ पे आ जाते हैं तो बर्लिन ब्लॉकेड है। बर्लिन ब्लॉकेड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जून से लेके मई 1949 तक चला था। ये पर्टिकुलर डेटिंग्स मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, और क्या क्या क्लोज किया गया था। रोड, रेल, कनाल लिंक्स विद द वेस्ट बर्लिन, ठीक है, एंड वेस्ट जर्मनी टू स्टॉप द माइग्रेशन एंड ट्राइड टू टेक ओवर फुल बर्लिन। तो ये वाली चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी है। फिर उसके बाद यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हैं, डैट इसी की वजह से नाटो का फॉर्मेशन होता है अप्रैल 1949 में, जिसके सारे मेंबर्स होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेलिन का डेथ होता है और थॉ जो है वो शुरू होता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे निकिता क्रूश्चेव पावर में आ जाते हैं। उसके बाद की ये चीज़ें यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो कि सिलेबस में नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे थॉ अब आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट आ जाओ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में यहाँ पे आप लोग पूरा का पूरा रीड आउट कर लेना, फिडेल कैस्ट्रो के बारे में, एंड देन लास्ट में यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी साइन हुआ था। देन यहाँ पे आप लोग आ जाओ फॉर्मेशन ऑफ जर्मनी कैसे हुआ। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस मेट इन बॉन एंड ड्राफ्टेड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन टू सेट अप जर्मन फेडरल रिपब्लिक, जिसके पहले चांसलर कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं, कॉर्नेट एडेनियर। कॉर्नेट एडेनियर फैक्चुअल डेटा है, याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। एंड वेस्ट जर्मन
यहाँ पे ये थे। और उसके बाद ईस्ट जर्मनी में इन रिस्पॉन्स 1948 में जो यूएसएसआर है वो प्रोक्लेम करता है एज अ जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये वाली चीज़ आप लोग को पता ही होगी। दैन वियतनाम वॉर इज़ नॉट इन द सिलेबस, ठीक है, आप लोग को नहीं पढ़ना है ये चीज़, ये सब अब नहीं पढ़ना है आपको। डायरेक्ट यहाँ आ जाओ बर्लिन वॉल पे। अब बर्लिन वॉल जो था वो एक टाइप का सिंबल था, फिजिकल सिग्निफिकेंस था ऑफ द आयरन कर्टेन। आयरन कर्टेन जो अभी तक आइडियोलॉजिकल था वो सिग्निफाई हो गया था फिजिकली, क्योंकि एक डिवीज़न हो गया था। तो ये वाली चीज़ आप लोग देख सकते हो, एक एस्केप रूट को ब्लॉक करना था। एंड वॉल कितना लंबा था, 28 माइल्स लॉन्ग। यहाँ पे ईजिंग ऑफ टेंशन हम लोग देख सकते हैं थ्रू अ डेंटेंट, 1970s का टाइम पीरियड। क्या क्या रीज़न थे, तो यहाँ पे वार्सिंग रिलेशन था चाइना और रशिया का, जिसकी वजह से यहाँ पे चाइना अमेरिका के रिलेशन अच्छे हुए। अमेरिका को भी अब पीसफुल को एक्जिस्टेंस चाहिए था। ये सारी चीज़ आप लोग देख सकते हो। बाकी विली ब्रांड जो थे वाइस चांसलर ऑफ वेस्ट जर्मनी, इन्होंने ही ऑस्ट पॉलिटिक वाला जो फॉरेन पॉलिसी था वो लाया था फॉर द फ्रेंडली रिलेशन विद द ईस्ट ब्लॉक। उसके बाद यहाँ पे कुछ इवेंट्स दिए गए हैं डेंटेंट के, जैसे कि साइनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट निक्सन का विजिट टू मॉस्को, ठीक है, यानी यूएसएसआर में इन 1972 एंड 74। फिर उसके बाद यहाँ पे इसी के बदले ब्रेनिचनेव जो यूएसएसआर वाले प्रेसिडेंट थे वो भी वॉशिंगटन विजिट करते हैं 1973 में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हेलेंस्की एग्रीमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताना भूल गया था, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेना। हेलेंस्की एग्रीमेंट ऑफ जुलाई 1975, ये भी एक डेंटेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट था, बिकॉज अमेरिका, यूएसएसआर, कनाडा और सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट कर लिया था फ्रंटियर, जिनको कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस्टेब्लिश किया गया था। तो एक टाइप से हेलेंस्की एग्रीमेंट वॉज अ पीस एग्रीमेंट फॉर फ्रंटियर्स इस्टेब्लिशमेंट। देन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने यहाँ पे विड्रॉ कर लिया रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नेशनलिस्ट चाइना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ताइवान से, ठीक है, ताइवान में जो सरकार थी चाइना वाली उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया जिमी कार्टर जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, और फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन दे दिया फाइनली उस चाइना का, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का, जो कि 1949 में फॉर्म हुआ था। और उस टाइम से अभी तक यूएसए ने रिकॉग्नाइजेशन नहीं दे रखा था, लेकिन 1979 में रिकॉग्नाइजेशन दे दिया जाता है। और यहाँ पे 1985 में एक एग्रीमेंट भी साइन होता है अमेरिका और ये पीआरसी के बीच में ऑन द न्यूक्लियर कॉपरेशन, ठीक है, ये वाली चीज़ भी आप लोग पढ़ सकते हो। देन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि रशिया चाइना का रिलेशन क्यों ख़राब हुआ था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। दैन सोवियत इन्वेजन जब होता है अफगानिस्तान में, उसकी वजह से सेकेंड कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रेसिडेंट का मैंने लिस्ट दे रखा है, अब जैसे कि यहाँ पे रूजवेल्ट के बाद ट्रूमन है, ट्रूमन के बाद रिजनहावर, कैनेडी, जॉनसन, निक्सन, जॉर्ज बुश, 1945 to 53, फिर 1953 से 61, ऐसे मैंने टाइमलाइंस पे लिख रखी है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट जिनका नाम कोल्ड वॉर में बार बार आ रहा था। फिर उसके बाद यूएसएसआर में लेनिन पहले थे जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था इसको, फिर आए जोसेफ स्टालिन, फिर निकिता क्रुश्चेव, फिर उसके बाद लियोनॉइड ब्रेनिचनेव, और उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव, ये सारे नाम हैं। Then you can come to this resign of मिखाइल गोर्बाचेव 1985 to 1991, जिन्होंने बहुत सारे रिवोल्यूशनाइज्ड पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया था। पेरेस्ट्रोका कह लो, ग्लेसनॉट्स कह लो। पेरेस्ट्रोका का मतलब था ओपनिंग अप ऑफ सोवियत इकोनॉमी टू ओपन मार्केट फोर्सेस, वही सारी चीज़ें कही जा रही है। 1987 में प्राइवेट ओनरशिप ऑफ बिजनेस को अलाउ कर दिया गया, लिमिटेड स्टेट कंट्रोल ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, देन प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ टू पीपल बिकॉज कंप्यूटराइजेशन हैज़ लेसेंड स्कोप ऑफ वर्क। मतलब ये जो चीज़ें बताई रही हैं ना, वो सब आप लोग पॉइंटर्स में अरेंज कर सकते हो कि एग्रीकल्चर में स्टेट कंट्रोल कम हो गया, प्राइवेट ओनरशिप बिजनेस में दे दिया गया, ठीक है, और रॉ मटेरियल और फैक्ट्रीज़ के ऊपर जो कंट्रोल था वो हटा दिया गया। देन उसके बाद आप ग्लेसनॉट्स ओपननेस में लिख सकते हो कि कैसे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, वर्शिप दे दिया गया। उसके बाद जो इंडिविजुअल की लाइफ है उसके ऊपर से कंट्रोल हटा दिया गया, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया गया, ठीक है। एंटी स्टालिन फिल्म्स, नॉवेल्स, ये सब जो बैन थी उनको अनबैन कर दिया गया। मीडिया को फ्रीडम मिल गया क्रिटिसाइज़ करने का गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को। सकैरवो नाम की एक परिवार था, सकैरवो फैमिली थी, जैसे शर्मा परिवार होता है ना, वैसे ही सकैरवो फैमिली थी, उनको वापस से बुला लिया गया था यूएसएसआर में, जिनको हटा दिया गया था यूएसएसआर से 1975 के दौरान, लेकिन वापस उनको बुलाया गया मॉस्को में इन 1986। You can see here that USSR is not in position to spend great sums on military. So Gorbachev signed nuclear missile reduction treaties with USA and in 1989 withdrawn from Afghanistan. अफगानिस्तान को भी ये लोग छोड़ देते हैं।
फिर उसके बाद 1988 में वो डिक्लेयर करते हैं दैट यूएसएसआर विल नो मोर कंट्रोल ऑन द वार्सो पैक्ट कंट्रीज़, यानी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर अब ज़्यादा कंट्रोल नहीं होगा, जिसकी वजह से उन कंट्रीज़ में रेवोल्यूशन आता है। और 1989 में बर्लिन वॉल भी टूट जाता है। ऑगस्ट को मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या था। बाकी 15 रिपब्लिक्स थे, याद रखना, जिनमें से जो रशिया होता है वही सक्सेसर माना जाता है यूएसएसआर का, और इसी वजह से रशिया को यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिल जाता है। देन ये पोलैंड वाला कहानी आप लोगों को मैंने बता ही दिया था कि एक सॉलिडारिटी पार्टी थी जिसने स्टार्ट किया था ट्रेड यूनियन मूवमेंट को, और रेफरेंडम होने के लिए, यानी इलेक्शंस हो, ठीक है, नई सरकार के लिए। लेकिन जो कम्युनिस्ट लीडर जरू जेलेंस्की थे, उन्होंने इस सॉलिडारिटी पार्टी को बैन कर दिया, जिसके वजह से यहाँ पे और ज़्यादा रेवोल्यूशन स्ट्रांग हो गया। लेकिन क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा था यूएसएसआर से, क्योंकि यूएसएसआर खुद क्राइसिस में फंसा हुआ था, तो यहाँ पे जरू जेलेंस्की जो है वो बातें शुरू कर देते हैं इनके साथ, और 1989 में एग्री कर जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए। 1990 में जब इलेक्शंस होते हैं तो जो सॉलिडारिटी लीडर होते हैं लेच वलेसा, वो यहाँ पे जीत जाते हैं इलेक्शंस को, और नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं पोलैंड के। मतलब जो ये जरू जेलेंस्की हैं वो लीडर थे ऑफ अथॉरिटेरियन कम्युनिस्ट पार्टी। बस यही मैंने लिखा है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे जर्मनी वाली कहानी है दैट जो गॉर्बाचेव है उनको इकोनॉमिक एड चाहिए था, तो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था वेस्ट जर्मन चांसलर हेलमेट कोल को टू एंड द डिवीजन, बट ईस्ट जर्मन लीडर इनरिच होने का वॉज अगेंस्ट द रिफॉर्म, सो पीपल बिगेन ग्रेट एस्केप, यानी कि अब जो लोग थे वो रुक नहीं सकते थे, उन्होंने बर्लिन वॉल को तोड़ा और वो बस ईस्ट जर्मनी से, ईस्ट बर्लिन से वेस्ट जर्मनी के टुवर्ड्स भागने लगे थे। इसी के चलते बाद में यहाँ पे 1990 में जो हेलमेट कोल थे, ये वेस्ट जर्मन वाले, वो पहले चांसलर बन जाते हैं, और यूनिफिकेशन जो है वो पूरा हो जाता है, और यूनाइटेड जर्मनी जो है उसमें जो बोरिस येल्त्सिन थे वो प्रॉमिस करते हैं कि वो रशियन ट्रूप्स को 1994 तक पूरे तरीके से विड्रॉ कर लेंगे। फिर ये वेलवेट रेवोल्यूशन इज़ नॉट इन सिलेबस एनी मोर, एंड इसके बाद तो फिर बस ख़त्म ही चैप्टर। Let's start our map section. So these are the PDF of maps which I have created for the Cold War related countries. यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, the first map is showing the division of Western and Eastern Europe into the two power blocks. यहाँ पे आप लोग न्यूट्रल कंट्रीज़ को वाइट से देख सकते हो, ठीक है, जैसे कि ऑस्ट्रिया के बारे में मैंने बताया था। एंड यहाँ पे ये जो एक पर्टिकुलर लाइन है ना, इसी को आयरन कर्टन कहते हैं। पहले चेकोस्लोवाकिया बफर था, लेकिन फिर ये बफर स्टेट से हट गया। इधर ये देखो, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी डिवाइडेड है, वेस्टर्न पार्ट ज़्यादा है बिकॉज ऑफ कोर्स वो 3 कंट्रीज़ का मिक्सचर था, अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस। देन सोवियत यूनियन को आप यहाँ पे देख ही सकते हो, जो कि बाद में चल के ब्रेक हो गया था। दिस वॉज द ग्रीस एंड टर्की, ईस्ट में होते हुए भी ये लोग वेस्टर्न का पार्ट बने, ठीक है। देन मूव करते हैं आगे, तो ये बाल्टिक नेशंस कहलाते हैं, बार बार मैं इन्हीं पर रेफर करता हूँ, ठीक है। ये एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, ये सब, ठीक है। यहाँ पे बाल्टिक सी भी है, इसी वजह से बाल्टिक नेशंस इनको कहते हैं। देन द नेक्स्ट मैप इज़ ऑफ द जर्मनी का डिवीज़न, देख सकते हो आप लोग कैसे हुआ था। एंड ये रहा बर्लिन का भी डिवीज़न आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहीं पे जो बर्लिन का डिवीज़न आप लोग देख रहे हो, ये ब्लॉकेट हुआ था, ठीक है। और ये बर्लिन वॉल था बेसिकली, यहाँ पे ब्लॉकेट तो यहाँ पे हुआ था, ये वाली डिज़ाइन में, ठीक है। ये जो मैंने बीच में लाइन बनाई है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये अब सिलेबस में नहीं है। इंडो चाइना रीजन आप देख सकते हो, वियतनाम वाला, ठीक है, वियतनाम का नॉर्थ साउथ वियतनाम, ठीक है। हो ची मिन ट्रायल, सब मैं आपको पढ़ाता अगर होता तो सिलेबस में, वरना बहुत डिटेलिंग में हो जाता। देन देयर इज़ द क्यूबा, ये देखिए क्यूबा आप लोग मैंने दिखाया ही था, ठीक है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में। देन हियर इज़ द अफ़गानिस्तान, ठीक है, ऊपर तजाकिस्तान है, जो कि उस टाइम पे यूएसएसआर का ही पार्ट था। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ यूएसएसआर के ही साथ थे। एंड हियर इज़ द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यहाँ पे 15 रिपब्लिक्स का ये यूनियन था, फेडरेशन था, यू कैन से।
लेकिन मेरा ब्रेकअप हो चुका है इन द 1991. सो दिस वॉज द होल chapter. You can see in the detailing all the maps. I hope it is clear. That's it. तो इसी के साथ मैं इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ यहाँ पे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने क्लासमेट्स के साथ, दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बता सकते हो यहाँ पे अगर कोई भी डाउट हो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट संडे को, तब तक के लिए बाय बाय।